का एजेंडा मेरा बहुत क्लियर है, आपको भी पता है कि चैप्टर नंबर 1 को रिवाइज करने वाले, ठीक है। पर अब जो मैं इतने दिनों से जा रहा था ना, ओवर कॉन्सेप्चुअली जा रहा था, अब मैं जाऊंगा वो थोड़ा सा कीवर्ड्स पे मेरा ज़्यादा फोकस रहेगा। चलिए ना दोस्तों, इस चैप्टर को थोड़ा सा समझ ही लेते। यहाँ पे अगर मैं इस चैप्टर के कंटेंट की बात करता हूँ, ठीक है, आज रिवीजन है भाई, तेरे को भी मजा आएगा, एकदम पूरा जोश बना रहना चाहिए। अगर मैं चैप्टर नंबर 1 की बात करता हूँ तो ये चैप्टर आपको 10 मार्क्स का पूछता है। क्वेश्चन नंबर 5A में पूछने के ज़्यादा चांसेस है, जो कंपलसरी क्वेश्चन होता है। 5A में पूछ सकता है, B में पूछ सकता है, C में पूछ सकता है। और दोस्तों ये क्वेश्चन जो आता है ना, A B C, ये आपका होता है कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन के लास्ट के 3 लाइन को पढ़ के आप अंदाजा नहीं लगा सकते हो कि आपको क्या पूछ रहा है। आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ना पड़ता है, आपको समझना पड़ता है कि क्वेश्चन में कंसेप्ट कौन सा ठोका है ना दोस्तों। यहाँ पे मैं अगर इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की बात करता हूँ, और हाँ दोस्तों, मैं पहले ही बोल रहा हूँ 2x का स्पीड आपके वार्निंग पे चलाना, क्योंकि आज मेरा कंपैरेटिवली स्पीड थोड़ा फास्ट रहने वाला है दोस्तों। अगर मैं बात करता हूँ इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में, तो यहाँ पे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में 3 बच्चे मेरे पास आते हैं। सबसे पहले आता है एक कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेटेजी आता है, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पर्टिकुलर ये स्पेसिफिक क्वेश्चन आपको नहीं पूछता है, लेकिन अगर आपको इंपॉर्टेंस वो पूछ रहा है, लिमिटेशंस वो पूछ रहा है, या मान लो आपको पूछ रहा है स्ट्रेटेजिक इंटेंट, सिर्फ स्ट्रेटेजिक इंटेंट पे स्पेसिफिक क्वेश्चन आ गया, तो यहाँ पे आपको ये वाले एरिया पे आपको मैक्सिमम एसएम के बारे में 2 लाइन लिखिएगा, लेकिन वो लाइन आपको कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेटेजी से उठानी है। मतलब आपने को टेक्निकल कीवर्ड्स को फोकस करते चलना है दोस्तों। एक आता है मेरा टर्म मैनेजमेंट, है ना। मैनेजमेंट में आज तक इन द हिस्ट्री ऑफ आईसीआई कोई भी पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं पूछा है, ये सिर्फ एमसीक्यू में इंटरेस्टेड होता है, तो स्पेसिफिक क्वेश्चन तो नहीं पूछता है, पर हाँ एमसीक्यू 2-3 बार इसने पिक एंड इट कर लिया है दोस्तों। फिर उसके बाद एसएम के रिलेटेड कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं दिया, हाँ फैंसी डेफिनेशन है अपने पास 2 है, एक इगोर एच एंसॉफ की है ना, और दूसरा ऑथर क्या नाम है यार इसका, मुझे ऑथर का नाम नहीं याद रहता क्योंकि मैं रट्टे नहीं मार सकता है, मेरा एक ही प्रॉब्लम है जीवन में, हाँ इगोर एंसॉफ और विलियम एफ ग्लूएक, है ना, विलियम भाऊ ग्लूएक। तो दोस्तों यहाँ पे एसएम का पहला चार्ट है और मैं स्क्रिबल रिवीजन कराने वाला हूँ। तो दोस्तों अभी हम बढ़ते हैं आज के डिस्कशन की तरफ, अपन कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रैटेजी को फटाफट उड़ा देते हैं। अगर मैं कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रैटेजी की बात करता हूँ तो मैं समरी नोट्स का उपयोग करने वाला हूँ और ये जनहित में जारी कर दी जाएगी, मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत से इसको क्राफ्ट करा है ना दोस्तों। अगर मैं स्ट्रैटेजी की बात करता हूँ तो मैं आपको सारे पॉइंट्स पढ़ाऊंगा और एक्सप्लेन करूंगा और इसको रिकॉल करेंगे। तो सबसे पहले स्ट्रैटेजी सीक्स टू रिलेट द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। 6 मतलब क्या, वो मदद करता है आपकी जो भी ऑर्गेनाइजेशन गोल्स है उसको आप अचीव कर सके। वो एक गेम प्लान होता है सर, ताकि आप आपका मार्केट पोजीशन को अचीव कर सके। वो एक यूनिफाइड डिजाइन, यूनिफाइड मतलब क्या, एक हट के अलग यूनिक डिजाइन है, क्यों, ताकि आप आपके गोल्स को अचीव कर सके। सर गोल्स रिलेटेड क्या 2 पॉइंट मुझे क्लियर है क्या इट सीक्स टू रिलेट द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इट इज अ यूनिफाइड डिजाइन एंड एक्शन टू अचीव द गोल्स एंड इट इज अ गेम प्लान टू take the market position. It is a long range blueprint of the organization desired image, direction and destination। यानी कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन क्या बनना चाह रही है, कैसे बनना चाह रही है, यानी कि डायरेक्शन, यानी कि वो कैसे दिखना चाहती फ्यूचर में, जैसे मैं जीतू भैया बनना चाहता हूँ। डायरेक्शन एंड डेस्टिनेशन क्या है सर, लॉन्ग, it is a long range blueprint of an organization desired image, destination and direction। it is, हाँ ये इंपॉर्टेंट है और ये स्पेसिफिक आपको एमसीक्यू में वो टेस्ट कर सकता है, या मे बी एक क्वेश्चन ऐसा फ्रेम कर दे कि स्ट्रैटेजी इज नॉट अ सब्सटीट्यूट फॉर साउंड अलर्ट एंड रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट, जस्टिफाई और आंसर। तो अगर जस्टिफाई वाला पूछा तो इनमें से 3 और 4-5 पॉइंट्स लिख देना। अगर एमसीक्यू पूछा तो आपको तो आता है, क्या बोल रहा है पॉइंट सर, इट इज नॉट अ सब्सटीट्यूट फॉर साउंड अलर्ट एंड रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट। यानी कि दोस्तों मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी उल्टा बढ़ जाता है, क्योंकि आपको अब स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग करना है, काफ़ी सारे स्ट्रैटेजीज को ठोकना है, तो आपका सब्सटीट्यूट नहीं होता है ये साउंड अलर्ट एंड रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट के लिए, ये एक एड देता है खाली मैनेजमेंट को। नेक्स्ट बोल रहा है सर, स्ट्रैटेजी कैन नेवर बी परफेक्ट, फ्लॉलेस एंड ऑप्टिमल। और इस रिवीजन में खास चीज करने वाला हूं कि मैं इंटरलिंकिंग पढ़ाने वाला हूं। अब ये जो पॉइंट है दोस्तों, स्ट्रैटेजी कैन नेवर बी परफेक्ट, फ्लॉलेस एंड ऑप्टिमल, है ना। तो क्या है पॉइंट सर, स्ट्रैटेजी कैन नेवर बी परफेक्ट नहीं हो सकती, ठीक है। और यही पॉइंट मेरा सर इसमें किसमें, कॉम्प्लेक्स एंड टर्बुलेंट एनवायरनमेंट जो मेरा लिमिटेशन है,
ठीक है, यानी कि जो एसएम का लिमिटेशन का पहला पॉइंट है कि एनवायरमेंट इज हाईली कॉम्प्लेक्स एंड टर्बुलेंट एंड यू कैन नॉट प्रेडिक्ट हाउ द थिंग्स विल गो अप एंड इट कैन जियो पैराडाइज ऑल द स्ट्रेटेजिक प्लान। अगर मैं ये पढ़ता हूँ कि स्ट्रेटेजी कभी परफेक्ट, फ्लॉलेस एंड ऑप्टिमल हो ही नहीं सकती, तो मुझे दोनों चीजें लिंक हो जाती है। इन अ साउंड स्ट्रेटेजी, यानी कि सर जो भी साउंड स्ट्रेटेजी होती है, जो रीजनेबल स्ट्रेटेजी होती है, अलाउंसेस आर मेड फॉर पॉसिबल मिसकैलकुलेशन एंड अनएंटिसिपेटेड इवेंट्स। अब देखो दोस्तों, 5-6 पॉइंट अपन ने पढ़ लिए है ना। आज का थोड़ा सा स्पीड में फास्ट रखने वाला हूं पर्पसली। तो क्या क्या पॉइंट्स है सर? इट सीक्स टू रिलेट द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इट इज अ गेम प्लान टू टेक द मार्केट पोजीशन, इट इज अ यूनिफाइड क्या, डिजाइन एंड एक्शन टू अचीव द गोल्स। ब्लूप्रिंट क्या, लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्शन, डेस्टिनेशन एंड डिजायर्ड इमेज। स्ट्रेटेजी कैन नेवर बी परफेक्ट, फ्लॉलेस एंड ऑप्टिमल एंड इट इज strategy is not a substitute for sound, alert and responsible management, and in a sound strategy allowances are made for unanticipated events and miscalculation, यानी कि आप हमेशा miscalculations के लिए रेडी रहते हो, है ना। तो दोस्तों यहाँ पे अपन ने कंसेप्ट ऑफ स्ट्रेटेजी को उड़ा दिया है। कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन वो आपको इस एरिया पे पूछने का चांसेस बहुत ज्यादा कम है, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल इंपॉर्टेंस के बारे में क्वेश्चन पूछा तो मेरे हिसाब से अगर आपने ये लाइन भी लिखी, ये लाइन भी लिखी, आपका काम हो जाना चाहिए, फिर इंपॉर्टेंस लिखने का आपका काम हो जाएगा, है ना। आई होप कि आपको ये चीज क्लियर है। तो दोस्तों यहाँ पे चार्ट पे वापस आता हूं, तो मैंने यहाँ पे कंसेप्ट ऑफ स्ट्रेटेजी को उड़ा दिया। अब दोस्तों मैं मैनेजमेंट की बात करता हूं, है ना। तो मैनेजमेंट है ना, अब यहाँ पे मैनेजमेंट पे भी कोई वो क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ये मेरा स्क्रिबल चार्ट रिवीजन है। तो मैनेजमेंट में आपको 2 एलिमेंट ध्यान में रखने, क्या, सबसे पहले ये 2 सेंसेस में यूज की जाती है, ठीक है। नाउ टर्म मैनेजमेंट इज यूज्ड इन 2 सेंसेस। सबसे पहले की ग्रुप इन एन ऑर्गेनाइजेशन इन चार्ज ऑफ इट अफेयर्स। सर यानी कि क्या, की ग्रुप मतलब क्या दोस्तों, ऑर्गेनाइजेशन में जो भी अफेयर्स होते हैं, यानी कि डे टू डे अफेयर्स होते हैं, डिसीजंस होते हैं, रिसोर्सेज कहाँ से आएगा, इसका डिसीजन, बेसिकली मैनेजमेंट क्या होता है, ये आपका की ग्रुप है इन एन ऑर्गेनाइजेशन इन चार्ज ऑफ इट अफेयर्स एंड इट इज अ चीफ ऑर्गन क्या सर, इट इज इंटरेस्टेड क्या, यानी कि इस पे भरोसा किया जाता है कि ये आपकी जो भी डिसऑर्गेनाइज रिसोर्सेस है ना, जैसे मैन पावर हो गया, मटेरियल हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, जो भी इंपॉर्टेंट रिसोर्सेस है, जो भी फैले हुए इंपॉर्टेंट रिसोर्सेस है, उसको ऑर्गेनाइज करे ताकि वो सही डायरेक्शन में चैनलाइज हो। तो सर मैनेजमेंट को अपन ने 2 सेंसेस में इंटरप्रेट किया। सबसे पहले इट इज यूज्ड इन रेफरेंस टू अ की ग्रुप इन एन ऑर्गेनाइजेशन इन चार्ज ऑफ इट अफेयर्स एंड सेकंड इट इज अ चीफ ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्टेड विद द टास्क ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द डिसऑर्गेनाइज्ड रिसोर्सेस ऑफ मैन पावर, मनी, मटेरियल, टेक्नोलॉजी। ये दोनों चीजों इस पे कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं पूछेगा, वो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए आपको पता होना चाहिए, है ना। और ये जो लाइन है स्पेशली मैं ग्रीन से जो मार्क कराने वाला हूं, यहां पे ये वाला पर्टिकुलर ये आपको एमसीक्यू में पूछ सकता है। नेक्स्ट पॉइंट सर मैनेजमेंट में बोला है कि इट इज अ रेफरेंस टू अ सेट ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शन एंड प्रोसेसेस कैरिड टू अटेन ऑब्जेक्टिव, यानी कि वो क्या करता है, बेसिकली सारे फंक्शंस को चलाता है और आपके डिसऑर्गेनाइज रिसोर्सेस को ऑर्गेनाइज करता है ताकि आप इफेक्टिवली चले। और आपके जो फंक्शंस होते हैं ना, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग एंड कंट्रोल, उसको इंटीग्रेट करता है। ये भी जो लाइन है ना, ये एमसीक्यू में पूछ सकता है। तो बेसिकली मैनेजमेंट में सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड मेरे पास 2 चीजें, एक तो जो भी आपका मैन पावर, मटेरियल, टेक्नोलॉजी एंड मनी है, उसको इंटीग्रेट करना, एंड सेकेंड जो आपके फंक्शंस है जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग एंड कंट्रोल, ये चीज को एक्सरसाइज करना। तो यहाँ पे मैंने 2 एमसीक्यू निकाल लिए, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोल, है ना। तो यहाँ पे ये स्क्रिबल रिवीजन है ना। तो यहाँ पे हो गया अपना मैनेजमेंट का भी कंसेप्ट हो गया। तो अपन ने मैनेजमेंट पढ़ लिया, कंसेप्ट ऑफ स्ट्रेटेजी पढ़ लिया। अभी अपन पढ़ेंगे फैंसी डेफिनेशंस। दोस्तों ये फैंसी डेफिनेशन आपको देखो मैं ये नहीं बोलूँगा रट्टा मार लो, क्योंकि यार एसएम में ये पूछने का चांसेस बहुत कम है। वो क्या पूछेगा, इंपॉर्टेंस पूछेगा, लिमिटेशंस पूछेगा। तो अब कंसेप्ट ऑफ स्ट्रेटेजी में से भी 2-3 पॉइंट उठा रहे हो तो आपका काम हो जा रहा है। पर एक बार सिलेबस में दिया है तो इसको अपन रिवाइज कर लेते ना, उसको काय को छोड़ने का। मे भी कल आईसीआई वो क्या बोलते यार, इनका कुछ ना बस चले, तो वो मुझे ऐसे डर है कि ना ये क्या करेंगे, एक पता है क्या, एक एलिमेंट इसमें से मतलब ये डेफिनेशन पूरा देंगे और एक आधा वर्ड इसमें गायब कर देंगे और वो आपको चूज करना पड़ता है। इसको बोलते हैं प्योर एमसीक्यू मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन, है ना। तो दोस्तों यहाँ पे अपने पास 2 डेफिनेशन है। तो मैं अगर एसएम की बात करता हूँ तो मेरे पास 2 फैंसी डेफिनेशन है, एक है इगर एच एंसॉफ की और एक है विलियम भाउ ग्लोएक की। तो इगर एच एंसॉफ क्या बोलता है कि
the common thread among the organization activities and product market that define the essential nature of business that the organization has or planned to be in future। दोस्तों यानी कि मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, ये मेरा प्रेजेंट है, ये मेरा फ्यूचर है, और इन दोनों को एक धागे से सील दिया है ना, ये कॉमन थ्रेड है। क्या है, वापस पढ़ना, द कॉमन थ्रेड, हाँ, अमंग द ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटी एंड प्रोडक्ट मार्केट, यानी कि आज मेरी जो भी एक्टिविटीज चालू है और आज जो भी मैं प्रोडक्ट मार्केट को कैटर कर रहा हूँ, दैट डिफाइंस द एसेंशियल नेचर ऑफ द बिजनेस। मतलब मेरे ऑर्गेनाइजेशन के एक्टिविटी को और प्रोडक्ट मार्केट को देख के आप पता लगा रहे हो कि मेरा अभी नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, दैट द ऑर्गेनाइजेशन हैज और प्लान टू बी इन फ्यूचर। यानी कि जब आप मुझे देख रहे हो कि मैं यूट्यूब पे लाइव लेक्चर डाल रहा हूँ और फ्री में पढ़ा रहा हूँ, है ना, और मैं प्रेस्टीज पॉइंट पे मार्केट को कैटर कर रहा हूँ, तो आपको समझ रहा है कि हाँ, ये स्टूडेंट्स के फेवर में काम कर रहा है। वही बोला है कि ये दोनों के बीच में, यानी कि आपका जो प्रेजेंट है, आपका जो फ्यूचर है, इन दोनों के बीच में एक धागा, एक कॉमन थ्रेड है बेसिकली। विलियम एफ ग्लुएक बोलता है कि इट इज अ यूनिफाइड कॉम्प्रिहेंसिव एंड इंटीग्रेटेड प्लान। कैसा सर, कैसा प्लान है? यूनिफाइड है, यानी कि यूनिक है, कॉम्प्रिहेंसिव है एंड इंटीग्रेटेड है। इंटीग्रेट मतलब क्लब किया हुआ प्लान है, डिजाइन टू अश्योर दैट द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द एंटरप्राइज आर अचीव। सर मेरे एंटरप्राइजेस के जो भी बेसिक ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने के लिए स्ट्रैटेजी कुछ नहीं है, पर एक यूनिफाइड, इंटीग्रेटेड एंड कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है। दोस्तों थोड़ा सा विलियम भाउ ग्लुएक का डेफिनेशन जो है ना, मुझे ज्यादा पसंद आता है, क्योंकि देखो इसमें ये पॉइंट कवर हो जाता है ना, यानी कि उसने कंसेप्ट ऑफ स्ट्रैटेजी को देख के ही अपना डेफिनेशन दिया है। तो यहाँ पे दोस्तों अपन ने 3 चीजें कंप्लीट कर ली। क्या क्या चीजें कंप्लीट कर ली? मैंने कंसेप्ट ऑफ स्ट्रैटेजी कवर कर लिया, मैंने मैनेजमेंट कवर कर लिया, और दोस्तों मैंने एसएम के फैंसी डेफिनेशन भी कवर कर दिए। तो 3 बच्चे मैंने उड़ा दिए। दोस्तों अभी मैं नेक्स्ट कंसेप्ट की बात करता हूं। तो अब मेरे पास दोस्तों एक ऑर्गेनाइजेशन जो चलता है, मैनेजमेंट से ही एक कंसेप्ट आता है। देखो ऑर्गेनाइजेशन में पैसा डालता है शेयर होल्डर, ठीक है। अब ये चार्ट को थोड़ा समझ लेना। अब मान लो मैं दीपेंद्र गोयल का कंटिन्यू करता हूँ, ये है कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर। दोस्तों कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर में आपका सीईओ आता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आता है, अदर सीनियर एग्जीक्यूटिव आता है, या कॉर्पोरेट स्टाफ भी आता है। और दोस्तों यहाँ पे एक स्पेसिफिक क्वेश्चन है, रोल ऑफ सीईओ, ठीक है, यानी कि सीईओ का रोल क्या होता है। उसके बाद दोस्तों मैं अगर बात करता हूँ, मान लो दीपेंद्र गोयल एज अ होल इज फॉर एटर्नल लिमिटेड, ठीक है, एटर्नल लिमिटेड, और अब इसके नीचे अलग अलग बिजनेसेस चल रहे, डेट इज जोमेटो फूड डिलीवरी चेन, एक हो गया मेरा ब्लिंकिट, और एक हो गया मेरा डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो जोमेटो फूड डिलीवरी में एक होता है मेरा परचेज डिपार्टमेंट, एक होता है सेल्स, एक होता है एचआर, और आप इंटरनल ऑडिट में एचआर को ऑडिट करते हो, मतलब आप फंक्शनल लेवल को ऑडिट करते हो, है ना, परचेज सेल्स, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या हो गया, इसको अपन क्या बोलते हैं? इसको अपन बोलते हैं सर स्ट्रैटेजिक लेवल्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इसको बोलते हैं अपन स्ट्रैटेजिक लेवल्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन। अब मैं यहाँ पे थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ, पेन का मस्त कलरफुल चार्ट बनाएंगे, स्क्रिबल चार्ट है ये। और यहाँ पे दोस्तों अगर मैं एग्जाम ओरिएंटेड बात करता हूँ तो सीएलएम में आता है आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, अदर सीनियर एग्जीक्यूटिव, कॉर्पोरेट स्टाफ एंड सीईओ आता है, ठीक है। और अब ये सीईओ क्या करता है, तो आइए ना एक क्वेश्चन की तरफ बढ़ ही लेते। अपन एक क्वेश्चन को रिवाइज कराते फटाफट, और वो स्पेसिफिक क्वेश्चन है दोस्तों। देखो रोल ऑफ सीईओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या सीएलएम, बेसिकली ये आपको डायरेक्टली क्या बोलते स्पेसिफिक क्वेश्चन के जैसे पूछ सकता है। वो आपको बोलेगा कि मान लो आप एचआर कंसल्टेंट हो और आप एक बंदा चूज कर रहे हो जो सीईओ है, बताओ उसको क्या क्या रोल आप दोगे, तो आपको ये सारे फॉलोइंग रोल्स जो है लिखना पड़ेगा। यहाँ पे रोल ऑफ कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर, और मैंने मार्क भी किया है यहाँ पे कि आपको रोल ऑफ सीईओ, या देखो क्या पूछेगा, एक तो रोल ऑफ सीएलएम बता या रोल ऑफ सीईओ बता। आईसीआई जनरली रोल ऑफ सीईओ वर्ड यूज कर रहा है, पता नहीं अरे भाई, बट उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, अदर सीनियर एग्जीक्यूटिव वो सब भी आ रहे हैं, ये तेरे को नॉलेज होना चाहिए, है ना। तो दोस्तों यहाँ पे अपन बात करते क्या क्या रोल्स है सीईओ के। सबसे पहला, द रोल ऑफ कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर इज टू ओवरसी द डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रैटेजीज फॉर द होल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि क्या दीपेंद्र गोयल पूरा एटर्नल लिमिटेड के लिए देख रहे क्या, और क्या पूरे एटर्नल लिमिटेड में जोमेटो भी आ रहा है, ब्लिंकिट भी जोमेटो भी आ रहा है, ब्लिंकिट भी आ रहा है, और डिस्ट्रिक्ट भी आ रहा है। तो क्या करता है दीपेंद्र गोयल, यानी कि द रोल ऑफ सीईओ इज टू ओवरसी द डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रैटेजीज फॉर द होल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अभी ये रोल में क्या है कि भाई वो मिशन को डिफाइन करेगा, गोल्स को डिफाइन करेगा, विजन को डिफाइन करेगा, वो सिलेक्ट करेगा दीपेंद्र गोयल कि मेरे को जोमेटो में आना है या ब्लिंकिट लाना है या किस में आना है, डिस्ट्रिक्ट में आना है, यानी कि सिलेक्शन ऑफ बिजनेस, यानी कि व्हाट बिजनेस इट शुड बी इन, एलोकेटिंग रिसोर्सेज अमंग द डिफरेंट बिजनेस। मान लो अभी इसने तय किया कि मुझे जोमेटो लाना है, तो अब इसके लिए रिसोर्सेज अलॉट कर देगा दीपेंद्र गोयल, लेकिन उस रिसोर्सेज को संभालेगा
ए दैट इज नथिंग बट माई BLM। ओके, अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे पहले तीन पॉइंट क्या है सर, कि CEO क्या करता है, आपके ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल के लिए स्ट्रैटेजी को डेवलप करता है, उसके बाद मिशन, विजन और गोल्स को डिफाइन करता है, वो डिटरमाइन करता है कि आपने कौन सा धंधा करना चाहिए, उस धंधे के लिए रिसोर्सेज कहाँ से लाने चाहिए, वो स्ट्रैटेजी को क्रिएट करता है, इम्प्लीमेंट करवाता है, दैट्स पैन इंडिविजुअल बिजनेस। मतलब क्या, अभी दीपेंद्र गोयल ने पूरे एटर्नल लिमिटेड के लिए स्ट्रैटेजी बना दी, ठीक है। अब यहाँ पे वो क्या करेगा भाई, जोमेटो फूड डिलीवरी के लिए मान लो ए को हायर करेगा, उसको बोलेगा भाई तू जोमेटो फूड डिलीवरी समझा, तो यहाँ पे वो फॉर्मुलेट एंड इंप्लीमेंट स्ट्रेटेजी फॉर दैट स्पैन इंडिविजुअल बिजनेसेस, ठीक है, प्रोवाइडिंग लीडरशिप फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल। हाँ, अब देखो दीपेंद्र गोयल ओवरऑल अखे ऑर्गेनाइजेशन को लीडरशिप देगा, पर जोमेटो फूड डिलीवरी का जो बिजनेस लेवल मैनेजर है ए, वो सिर्फ ZFD को देखेगा, वो ब्लिंकिट में नहीं घुसेगा। अर्थात ये बोल रहा है कि जो आपका रोल ऑफ CEO होता है, मतलब जो आपका CEO होता है या CLM होता है, वो एज अ होल ऑर्गेनाइजेशन को लीडरशिप प्रोवाइड करता है। और ये चैप्टर नंबर 5 में कंसेप्ट है कि लीडरशिप कैसे क्या होती है। प्रोवाइड एन ऑर्गेनाइजेशन लेवल व्यू ऑफ स्ट्रेटेजी एंड व्हाट दे वांट टू अचीव, यानी कि अरे भाई वो वही बोल रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन लेवल व्यू ऑफ स्ट्रेटेजी वो दिखाता है और वो दर्शाता है कि उनको क्या अचीव करना है, ठीक है। कैन बी व्यूड एज द गार्डियन ऑफ शेयर होल्डर वेल्थ। हाँ, अब देखो दीपेंद्र गोयल भाऊ क्या, देखो शेयर होल्डर का पैसा एटर्नल लिमिटेड में इन्वेस्टेड है। अब दीपेंद्र गोयल क्या इनके पैसों का देख रेख रखेगा, तो मेरे पास एक पॉइंट क्या आया कि गार्डियंस ऑफ शेयर होल्डर वेल्थ। एक और पॉइंट था कि क्या वेल्थ मैक्सिमाइजेशन पे फोकस होना चाहिए, शेयर होल्डर का जो भी पैसा घुसाड़ा है ना, इसमें क्या फोकस होना चाहिए कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन करवाना है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं चार्ट को ना यार नीचे वापस ले लूँ क्या, मित्रा किती मिनिटाची रेकॉर्डिंग झाली रे, अच्छा 19 मिनट्स, ठीक है। हाँ, यहाँ पे दीपेंद्र गोयल है एटर्नल लिमिटेड का, ठीक है, जो मेरा CLM है, और इसके नीचे जोमेटो फूड डिलीवरी, डिस्ट्रिक्ट है और ब्लिंकिट है, ठीक है। इनको हैंडल करते अपने अपने बिजनेस लेवल मैनेजर, और इनके अंडर है परचेज सेल्स, ठीक है, ला, और ये होते मेरे फंक्शनल लेवल मैनेजर। हे दीपेंद्र गोयल है मेरा CEO बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अदर सीनियर एग्जीक्यूटिव, ठीक है। यहाँ पे कैन बी व्यूड एज द गार्डियन ऑफ शेयर होल्डर वेलफेयर, यानी कि दीपेंद्र गोयल इज आंसरेबल टू सर, किसको जवाब देगा, शेयर होल्डर। क्या है वो, गार्डियन है, गार्डियन मतलब पेरेंट है, यानी कि उनके पैसों का पेरेंट है, यानी कि वो ख्याल रखेगा उनके जो भी पैसे, और ना ही सिर्फ पैसों का ख्याल रखेगा बल्कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन पे फोकस भी करेगा, जो आपकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव होता है। इसलिए आप FM क्लब पढ़ते हो, है ना। Ensure that the corporate and business strategies of the company are consistent। हाँ देखो, ये मैंने पॉइंट पहले ही कवर किया। अरे वो क्या इंश्योर करेगा कि ये जो भी कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजीज, यानी कि फॉर द होल ऑर्गेनाइजेशन, एंड बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी ये इंश्योर कर रही है कि मेरे जो भी शेयर होल्डर का पैसा है ना वो मैक्सिमाइज हो, यानी कि कंसिस्टेंट विद द एम ऑफ मैक्सिमाइजिंग द शेयर होल्डर वेलफेयर। अभी अपन ने कॉन्सेप्चुअली तो समझ लिया है, कीवर्ड पे भी फोकस किया था, एक बार फटाफट रिकॉल करेंगे, इसको भी उड़ा देंगे। सर रोल ऑफ CEO क्या क्या है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि CEO में मेरा अदर सीनियर एग्जीक्यूटिव आता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आता है, कॉर्पोरेट स्टाफ आता है ना, और CEO आता है। और इनका क्या रोल है कि सबसे पहले ये देखो, अब मैंने रिकॉल नोट्स क्यों बोला है, रेड लाइन पढ़ा, आपको पूरा क्लिक हो जाना चाहिए। ओवरसी द डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेटेजी, हाँ पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, डिफाइनिंग द मिशन एंड गोल्स एंड विजन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल, व्हाट बिजनेस इट शुड बी इन बिजनेसेस से resources, हाँ allocating resources among the different businesses, formulating and implementing strategy that span individual business, leadership, providing leadership for the organization as a whole, providing an organization level view of strategy, है ना, and what they want to achieve, guardians of shareholder welfare, can be viewed as the guardians of shareholder welfare, ये MCQ में भी पूछ सकता है ना, and consistent with maximizing shareholder welfare, यानी कि he have to ensure that corporate and business strategies are consistent with maximizing the shareholders welfare। I hope ये पॉइंट आपको क्लियर है। अगर आप सिर्फ डायरेक्ट ये वाला लेक्चर देख रहे हो ना, तो आप ऐसे मत समझना कि मैं डायरेक्ट लाइन रटवा रहा हूँ, मैंने भाई इस पर बहुत कॉन्सेप्चुअली काम किया है पिछले लेक्चर्स में। ओके गाइस, वेलकम बैक। यहाँ पे दोस्तों अब मेरा एक और स्पेसिफिक क्वेश्चन कवर हो जाता है, प्लीज़ दिक्कत मत दे यार।
दोस्तों यहाँ पे मेरा एक और स्पेसिफिक क्वेश्चन कवर हो जाता है, दैट इज़ रोल ऑफ सीईओ, यानी कि इसमें 8 पॉइंट्स है। और ठीक है, अगर रोल ऑफ सीईओ पूछ रहा है तो आपने डायरेक्ट 8 पॉइंट्स लिख देना चाहिए। 4 मार्क का क्वेश्चन है, 5 से 6 पॉइंट लिखिएगा, आइडियली आप कंफर्टेबल मार्क्स कवर कर पाएंगे, है ना। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट चीज़ की तरफ बढ़ रहा हूँ मैं। अब मेरा हो गया रोल ऑफ सीईओ, ठीक है। ये 2 लाइन है कि देखो, कॉर्पोरेट लेवल ऑफ मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ सीईओ, ये मैं बार बार बोल रहा था, और ये स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं बेसिकली। यानी कि आपको रोल ऑफ सीईओ पूछा ना, तो ये 2 लाइन लिखो, एंड फॉलोइंग इज द रोल ऑफ, यानी कि द रोल ऑफ सीईओ इज एज फॉलोस, और उसमें 5 से मैक्सिमम 5 पॉइंट्स लिख देना, ठीक है। अब दोस्तों इनके नीचे आते बिजनेस लेवल मैनेजर, ठीक है। तो मान लो इसका ये बिजनेस लेवल मैनेजर सिर्फ जोमेटो को देखेगा, यानी कि पर्टिकुलर बिजनेस को देखेगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं अगर बिजनेस लेवल मैनेजर की बात करता हूं तो यहाँ पे देखो, आपको चाहिए कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, और डायरेक्ट क्वेश्चन बीएलएम पे पूछने का चांसेस कम रहता है, ठीक है। देखो यहाँ पे द प्रिंसिपल जनरल मैनेजर एट द बिजनेस लेवल, और द बिजनेस लेवल मैनेजर इज द हेड ऑफ द डिवीजन। सर क्या मेरा बिजनेस लेवल मैनेजर सिर्फ यानी कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ए, वो क्या सिर्फ जोमेटो का देखेगा, बी है वो सिर्फ डिस्ट्रिक्ट का देखेगा, यानी कि अपने पर्टिकुलर बिजनेस का, यानी कि प्रिंसिपल लेवल मैनेजर इज द हेड ऑफ पर्टिकुलर बिजनेस, यानी कि वो हेड है, वो वही बोल रहा है। सेकंड बोल रहा है द स्ट्रेटेजिक रोल, यानी कि इनकी क्या जिम्मेदारी, इज टू ट्रांसलेट द जनरल स्टेटमेंट ऑफ डायरेक्शन एंड इंटेंट दैट कम फ्रॉम द कॉर्पोरेट लेवल इनटू कॉन्क्रीट स्ट्रेटेजीज। यानी कि मान लो दीपेंद्र गोयल ने बोल दिया कि एटर्नल लिमिटेड को 1 नंबर कंपनी बनानी है, ठीक है। अब यहाँ पे बिजनेस लेवल मैनेजर जनरल स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट को, यानी कि धंधा क्यों करना है, और जनरल स्टेटमेंट ऑफ विजन को, यानी कि अपने को क्या बनना है, जनरल स्टेटमेंट ऑफ मिशन कि हम क्या कर रहे हैं, उसको और ज़्यादा स्पेसिफाई कर रहा है, और ज़्यादा कंक्रीट स्ट्रैटेजी बनाता है, जो जोमेटो लिमिटेड को, जोमेटो फूड डिलीवरी को सूट होएगा, ब्लिंकिट वाला ब्लिंकिट के लिए स्ट्रैटेजी बनाएगा। तो आइडियली जो आपका मतलब मान लो एक कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए देख रहा हूँ, ठीक है। अब ये जो बड़ा सर्कल है ना, जो सीएलएम से आया, अब बीएलएम इसको थोड़ा सा छोटा करेगा, कंसाइज करेगा, है ना। यार ये मैं फालतू बोल देता हूँ कभी कभी कुछ भी, पर समझने के लिए ऐसे बच्चों को चीज़ें समझ जाती हैं, आई थिंक, तो मेरा काम आसान हो जाएगा। दोस्तों आज मेरा टारगेट है कि कैसे भी करके मैं ये पूरा चैप्टर आपको कवर करा ही दूँ, है ना। और दोस्तों 10 whereas corporate level managers are concerned with the strategy that span individual business level manager are concerned in अरे क्या बोल रहा है वो, कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर जो है वो, यानी कि दीपेंद्र गोयल एज ए होल के लिए स्ट्रैटेजी बनाता है, तो ये सबके लिए लागू होती है। वो जोमेटो के लिए भी लागू होएगा, ब्लिंकिट के लिए भी लागू होएगा, एंड डिस्ट्रिक्ट के लिए भी लागू होएगा। अर्थात वो क्या बोल रहा है कि मतलब जनरल लेवल मैनेजर यानी कि कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर ऐसी स्ट्रैटेजी बनाता है दैट स्पैन, यानी कि सबको लागू होती है इंडिविजुअल बिजनेस। वेर एज यानी कि हालांकि बिजनेस लेवल मैनेजर आर कंसर्न विद द स्ट्रैटेजी जो एक पर्टिकुलर बिजनेस को स्पेसिफिक होती है। यानी कि अगर मान लो ए ने जोमेटो फूड डिलीवरी के लिए स्ट्रैटेजी लगाई है, तो क्या वो ब्लिंकिट के लिए भी अप्लीकेबल होगी? द आंसर इज नो, क्योंकि सिर्फ स्पेसिफिक टू अ पर्टिकुलर बिजनेस। स्पैन टू इंडिविजुअल बिजनेस मतलब क्या, वो लागू होती है। स्पेसिफिक मतलब वो पर्टिकुलर बिजनेस के लिए ही अप्लाई होती है। सॉरी मैं इसे चिल्लाता हूँ बीच बीच में, पर मुझे ऐसे लगता है कहीं ना कहीं स्ट्रेच करने का जरूरत रहता है। दोस्तों अब इनके नीचे आता है परचेस सेल्स, ठीक है। मान लो यहाँ पे अपने पास है एक मिस्टर एक्स जो परचेस देखता है, मिस्टर वाई जो सेल्स देखता है, मिस्टर एक्स वाई। तो अब दोस्तों इनका क्या क्या काम है? द फंक्शनल लेवल मैनेजर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पेसिफिक बिजनेस फंक्शन और ऑपरेशन। क्या एक सिर्फ परचेस को देखेगा, तो क्या ये स्पेसिफिक फंक्शन को ही देख रहा है? द आंसर इज यस सर। या स्पेसिफिक ऑपरेशन को ही देख रहा है? द आंसर इज यस। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे फंक्शनल मैनेजर स्पीयर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज जनरली कन्फाइंड टू वन ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटी, यानी कि वो एक पर्टिकुलर एक्टिविटी को ही देखता है, वही बोला है उसने। यानी कि पहला दूसरा पॉइंट सेम है। देखो पहला क्या बोल रहा है कि फंक्शनल लेवल मैनेजर जिम्मेदार होता है एक पर्टिकुलर बिजनेस फंक्शन या ऑपरेशन को, और सेकंड बोल रहा है कि फंक्शन मैनेजर स्पीयर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब स्कोप ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इज जनरली कन्फाइंड मतलब रिलेटेड टू वन ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी। पर वर्ड आपका क्या आना चाहिए? कन्फाइंड आना चाहिए। अगर आपने लिखा रिलेटेड टू वन ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटी, बेटा क्लीन बोल्ड हो जाएगा तू, है ना। फंक्शनल मैनेजर नेवरदलेस
हैव अ मेजर स्ट्रेटेजिक रोल, मतलब वो कोई बहुत ज़्यादा मेजर स्ट्रेटेजिक रोल नहीं होता भाई, क्योंकि दीपेंद्र गोयल फॉर ऑर्गेनाइजेशन एज ए होल के लिए क्रिएट कर रहा है, उसके बाद थोड़ा सा श्रिंक हो रहा है, पर फिर भी बिजनेस लेवल मैनेजर जो हो रहा है, मान लो ये बड़ा सर्कल है फॉर ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल, ये कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर करता है, फिर मान लो BLM छोटा सर्कल करता है, मतलब पर्टिकुलर बिजनेस के लिए करता है, ये देखो ऑर्गेनाइजेशन एज होल, ठीक है, पर्टिकुलर बिजनेस, ठीक है, पर्टिकुलर बिजनेस, और ये पर्टिकुलर फंक्शन, तो छोटा सर्कल, यानी कि थोड़ा सा श्रिंक हो गया यहाँ पे, ये आपको डायग्राम समझता है तो वही बोल रहा है। फंक्शनल लेवल प्रोवाइड मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन दैट मेक इट पॉसिबल फॉर बिजनेस एंड कॉर्पोरेट लेवल जनरल मैनेजर टू फॉर्मुलेट रियलिस्टिक एंड अटेनेबल स्ट्रैटेजी, और ये कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन ऐसे ये लाइन पे पूछने में इंटरेस्टेड रहता है सर, क्योंकि मेरा फंक्शनल लेवल मैनेजर डे टू डे ऑपरेशन को हैंडल करता है, कस्टमर को सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट रहता है, क्योंकि रोज परचेस होता है, रोज सेल्स हो रहा है, कोई ना कोई ज्वाइन हो रहा है HR में, तो अर्थात ये होता है कि वो बहुत ज़्यादा वाइटल इंफॉर्मेशन आपको दे सकता है। देखो यहाँ पे देखो, ये बड़ा सर्कल है, दीपेंद्र गोयल ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल के लिए स्ट्रैटेजी देख रहा है, पर वो क्लोजेस्ट नहीं कस्टमर के। एक्चुअल में देखो, फॉर एग्जांपल गौतम गंभीर जब क्रिकेट में इंडिया के लिए स्ट्रैटेजी बना रहा है, बट एक्चुअल में MS धोनी जाके ग्राउंड पे खेल रहा है, तो MS धोनी को ज्यादा पता कि क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा, गौतम गंभीर क्या ड्रेसिंग रूम में बैठ के स्ट्रैटेजीज बना रहा है, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीवन, मैं एक एग्जांपल के लिए बोल रहा हूं, यानी कि अर्थात जब आप खुद फील्ड पे नहीं उतरोगे आपको थोड़ी पता, वही बोलना है मेरा। Indeed, because they are closer to the customer than the typical general manager। अरे अब ये क्या बोल रहा है कि बिजनेस लेवल मैनेजर जोमेटो के लिए पूरा बना देगा, अब जोमेटो में परचेस भी आ गया, सेल भी आ गया, HR भी आ गया, तो फंक्शनल लेवल मैनेजर बिजनेस लेवल मैनेजर से भी थोड़ा ज़्यादा स्पेसिफिक होता है, क्योंकि वो पर्टिकुलर फंक्शन ही देखता है। तो दे में जनरेट इंपॉर्टेंट आइडियाज दैट सब्सिक्वेंटली में बिकम मेजर स्ट्रैटेजी फॉर द कंपनी। अब ये दोनों जो पॉइंट है ना, इसको क्लब करके आपको एक क्वेश्चन का आंसर देना पड़ता है आइडियली। समझ रहा है क्या आपको वो क्या बोल रहा है? क्योंकि मेरा सर फंक्शनल लेवल मैनेजर क्लोजेस्ट होता है कस्टमर से, इसलिए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आइडिया जनरेट कर सकता है, जो एक आइडियली एक बहुत अच्छा स्ट्रैटेजी बन सकता है। अगर ये वाला पॉइंट में पढ़ूँ, ये वाला पॉइंट में पढ़ूँ, तो दैट गोज इन हैंड, यानी कि दोनों एक साथ चलते हैं। एंड इक्वली ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मैनेजर्स एट द ऑपरेशन लेवल इज स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंटेशन, द एग्जीक्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट एंड बिजनेस लेवल प्लान। अरे वो क्या बोल रहा है बेसिकली, यानी कि दीपेंद्र गोयल ने ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल के लिए स्ट्रैटेजी क्रिएट करा, दैट स्पैन इंडिविजुअल बिजनेस, मतलब जो जोमेटो के लिए भी लगेगी, जो ब्लिंकिट के लिए भी लगेगी, और जो डिस्ट्रिक्ट के लिए भी लगेगी। अब BLM पर्टिकुलर जोमेटो के लिए स्ट्रैटेजी बनाएगा, लेकिन अरे डे टू डे परचेस कौन करेगा? फंक्शनल लेवल मैनेजर करेगा। डे टू डे सेल्स कौन करेगा? फंक्शनल लेवल मैनेजर्स करेगा। अर्थात क्या बोला है कि यहाँ पे इक्वली ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि इक्वली ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या, यानी कि इंप्लीमेंटेशन का काम फंक्शनल लेवल मैनेजर का भी होता है। फॉर्मुलेशन कौन करता है सर? फॉर्मुलेशन करता है दीपेंद्र गोयल, इंप्लीमेंट भी करवाता है, उससे थोड़ा और स्पेसिफिक और ज्यादा रिफाइंड इंप्लीमेंटेशन बिजनेस लेवल मैनेजर का होता है, और उससे भी और ज्यादा स्पेसिफिक इंप्लीमेंटेशन, यानी कि छोटा सर्कल छोटा छोटा हो जाता है, तो फंक्शनल लेवल मैनेजर कराता है। यही बोला है दोस्तों। फटाफट रोल ऑफ FLM को रिवाइज करा देता हूं मैं वापस आपसे। कितनी मिनिटाची रिकॉर्डिंग चालू है सब? हाँ ओके 30 मिनट्स, ठीक है, वी आर गुड, ऑन ट्रैक है। फटाफट कीवर्ड्स को पढ़ते, सेंटेंस को रिकॉल करते, इसको उड़ा देते, एंड यू विल बी इन अ डिसेंट पोजीशन टू राइट द आंसर। स्पेसिफिक बिजनेस फंक्शन और ऑपरेशन, यानी कि FLM आपका स्पेसिफिक बिजनेस फंक्शन और स्पेसिफिक बिजनेस ऑपरेशन को देखता है। उसकी स्पीयर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इज जनरली कन्फाइंड टू वन ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटी। एक्चुअली ये वर्ड भी आपका टेक्निकल वर्ड है, मेरे से गलती हो गई, नेक्स्ट एडिशन में इसको इंप्रूव कर दूंगा। स्पीयर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इज अ टेक्निकल वर्ड हियर। फंक्शनल मैनेजर नेवरदलेस हैव अ मेजर स्ट्रैटेजिक रोल, यानी कि वो कोई बहुत ज्यादा मेजर स्ट्रैटेजिक रोल नहीं क्रिएट करता है, पर हाँ वो अपने फंक्शंस में स्ट्रैटेजीज क्रिएट कर देता है। बेसिकली क्या करता है वो, जो भी ऑब्जेक्टिव आपके BLM और CLM से आ रहे हैं ना, उसके लिए वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है अपने पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में एक्सरसाइज करने के लिए। उसके बाद दोस्तों क्या बोल रहा है कि फंक्शनल लेवल मैनेजर आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता है, क्योंकि वो कस्टमर के बहुत ज़्यादा क्लोज में होता है, डे टू डे ऑर्गेनाइजेशन के ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व होता है, क्योंकि वो जो बहुत ज़्यादा क्लोज होता है सब लोगों से, यानी कि इन कंपैरिजन टू CLM एंड BLM, तो वो एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आइडिया जनरेट कर सकता है, जो आप एक एज अ स्ट्रैटेजी यूज़ कर सकते हो। इसलिए कहा जाता है दोस्तों कि फंक्शनल लेवल मैनेजर को इज्जत देनी चाहिए इन स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग। एंड इक्वली ग्रेट रिस्पॉन्सिबल, मतलब क्या वो क्या बोल रहा है कि जितना CLM का काम है इम्प्लीमेंटेशन का,
दैट स्पैन इंडिविजुअल बिजनेस। जितना BLM का काम है दैट इज स्पेसिफाइज टू पर्टिकुलर बिजनेस इम्प्लीमेंटेशन का, फंक्शनल लेवल मैनेजर भी इक्वल ही रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर इम्प्लीमेंटेशन। भाई तू परचेस अच्छे से करके दे, सेल्स अच्छे से करके दे, यानी कि फंक्शंस को अच्छे से एग्जीक्यूट करके दे। आई होप दोस्तों ये पूरा आपको चार्ट क्लियर है ना। फिर भी मैं फटाफट इसको वापस एक बार रिवाइज करा देता हूँ। सर मैंने दीपेंद्र गोयल को उठाया था, आई मीन एग्जांपल में दीपेंद्र गोयल इज आंसरेबल टू सर शेयर होल्डर, और क्या है वो गार्डियन है, ठीक है। अब मैं टेक्निकल वर्ड को फटाफट रिपीट कर रहा हूँ, और उसका क्या है कि देखना है कि क्या मेरी स्ट्रैटेजीज कंसिस्टेंट है क्या, क्यों, क्योंकि शेयर होल्डर का वेल्थ मैक्सिमाइजेशन मुझे करना है। अब दीपेंद्र गोयल के अंडर आता है, अब दीपेंद्र गोयल मेरा CEO है या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, यानी कि CLM है बेसिकली। अब इसका रोल ऑफ CEO मैंने पढ़ा था, ठीक है। रोल ऑफ CEO में 7 से लेके 8 पॉइंट है, मस्त ये आपको आना चाहिए। अब दोस्तों दीपेंद्र गोयल ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल के लिए स्ट्रैटेजी बनाएगा, ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल के लिए स्ट्रैटेजी बनाएगा। अब इसके अंडर आएगा बिजनेस लेवल मैनेजर जो जोमेटो फूड डिलीवरी है, बिजनेस लेवल मैनेजर जो ब्लिंकिट है, ठीक है, और बिजनेस लेवल मैनेजर जो मेरा डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे बिजनेस लेवल मैनेजर होता है सर प्रिंसिपल जनरल मैनेजर, और ये होता है हेड ऑफ डिवीजन। अब यहाँ पे ये होता है ये स्पैन इंडिविजुअल बिजनेस, और दैट इज स्पेसिफिक टू अ इंडिविजुअल पर्टिकुलर बिजनेस, ठीक है। अब बिजनेस लेवल मैनेजर के अंडर आता है दोस्तों परचेस सेल्स यानी कि फंक्शनल लेवल मैनेजर, ठीक है। यहाँ पे आता है मेरा परचेस सेल यानी कि फंक्शनल लेवल मैनेजर, और यहाँ पे आता है मेरा परचेस सेल यानी कि फंक्शनल लेवल मैनेजर। अब दोस्तों FLM कस्टमर के सबसे ज्यादा क्लोज में होता है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आइडिया जनरेट कर सकता है, सो दैट सब्सिक्वेंटली आपकी जो है मेजर स्ट्रैटेजी बन सकती है। यानी कि जनरल स्टेटमेंट ऑफ विजन मिशन जो आता है वो BLM तक जाता है, फिर BLM उसको और ज्यादा पर्टिकुलर यानी कि जोमेटो में लगाता है, पर्टिकुलर बिजनेस को कॉन्क्रीट कर देता है, और फिर दोस्तों उसका भी और ज्यादा रिफाइंड इंप्लीमेंटेशन करता है फंक्शनल लेवल मैनेजर। आई होप कि आपका कंसेप्ट और एग्जाम ओरिएंटेड ये पूरा रेडी है, यानी कि मैंने ये भी मेजोरिटी ऑफ चंक उड़ा दिया। दोस्तों अब एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि इन तीनों में रिश्ता कैसे बनेगा, ठीक है। हमने तो बोल दिया कि इन तीनों में कम्युनिकेशन होना चाहिए, पर इन तीनों में रिश्ता क्या कहलाता है। सबसे पहले सर मेरे पास है यहाँ पे फंक्शनल एंड डिविजनल रिलेशनशिप। सर CLM BLM को बोलेगा, ठीक है, BLM FLM को बोलेगा, और FLM BLM को बोलेगा, एंड BLM CLM को बोलेगा। ये है फंक्शनल एंड डिविजनल, ठीक है। अब मैं फंक्शनल एंड डिविजनल की बात करता हूं तो इट इज एन इंडिपेंडेंट रिलेशनशिप वेयर ईच फंक्शन और डिवीजन रन्स इंडिपेंडेंटली हेडेड बाय द फंक्शन और डिवीजन हु इज अ बिजनेस लेवल मैनेजर एंड रिपोर्टिंग डायरेक्टली टू द बिजनेस लेवल। हाँ वही बोला है, FLM BLM को बोलेगा, BLM FLM को CLM को बोलेगा। ओके एक मिनट यार, मैं ना इन्हें रीराइट करना पड़ेगा, इसको रीराइट करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि गंदा ये शी अरे 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 ये कब से हैंड राइटिंग मेरी इतनी गंदी हो गई रे। हाँ दोस्तों इन तीनों में कम्युनिकेशन कैसे होना चाहिए, ठीक है। नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द थ्री, इस पे एक स्पेसिफिक क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। यहाँ पे हाँ देखो स्पेसिफिक क्वेश्चन या कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकता है। आइडियली ये चैप्टर नंबर 5 में ज्यादा इंटरेस्टेड रहता है, यहाँ पे पूछने का चांसेस कम है, पर कॉन्सेप्ट दिया है। पहला है सर फंक्शनल एंड डिविजनल, यानी कि CLM बोलेगा BLM को, BLM बोलेगा FLM को। अब FLM बोलेगा रिपोर्ट करेगा BLM को, यानी कि फंक्शनल लेवल रिपोर्ट करेगा BLM को, और BLM रिपोर्ट करेगा CLM को, यानी कि इंडिपेंडेंट है ना, इंडिपेंडेंट रिलेशनशिप है ये आपका आना चाहिए, एंड रिपोर्टिंग डायरेक्टली टू बिजनेस हेड एंड BLM टू कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर। अब दोस्तों एक होता है हॉरिजॉन्टल, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो A है, B है, C है, ठीक है। अब A B का काम कर रहा है, B C का काम कर रहा है, C B का काम कर रहा है, C A का काम कर रहा है, यानी कि कोई भी कुछ भी काम कर रहा है। ये बेसिकली जनरली आपका स्टार्टअप में देखता है, जहाँ पे आपको स्पीड एंड एजिलिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। क्यों? क्योंकि आपको आइडिया शेयरिंग चाहिए सर, आपको इनोवेशन चाहिए, उसके बाद आपको ओपननेस चाहिए, यानी कि खुलापन ओपननेस चाहिए, ट्रांसपेरेंसी चाहिए, अर्थात आपको फटाफट देखो फ्लैट स्ट्रक्चर है, वाओ इट्स अ फ्लैट स्ट्रक्चर बेबी, यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हो ये हाईलाइट नहीं हो रहा है, यानी कि एक फ्लैट स्ट्रक्चर है। अरे पेन ही नहीं सिलेक्ट हो रहा है, फ्लैट स्ट्रक्चर है, ठीक है। इट इज अ फ्लैट स्ट्रक्चर, ऑल पोजीशन ऊपर से लेके नीचे तक वो सेम होते हैं। दिस लेड टू ओपननेस एंड ट्रांसपेरेंसी इन द वर्क कल्चर, आइडिया शेयरिंग एंड इनोवेशन पे वो ज्यादा फोकस होता है, और ये स्टार्टअप में आप ज्यादा इसको यूज कर सकते हो, जहाँ पे स्पीड आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल आई होप आपको क्लियर है क्या क्या कीवर्ड्स थे। स्टार्टअप के लिए ज्यादा फोकस है, आइडिया शेयरिंग पे ज्यादा फोकस होता है, इनोवेशन के लिए मदद करता है, ओपननेस, और उसके बाद ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी
एंड ये स्क्रिबल रिवीजन है, इसलिए हैंडराइटिंग गंदी है, प्लीज इसको इग्नोर कीजिएगा। एंड इट इज अ फ्लैट स्ट्रक्चर। फ्लैट स्ट्रक्चर जो है ना, ये आपको एमसीक्यू में भी पिक कर दे वो लाइन। ओह माय गॉड, हाँ। अब दोस्तों तीसरा जो रिश्ता है ना, तीसरा जो रिश्ता है वो मैं थोड़ा सा नीचे लेके जाता हूँ, क्योंकि वो नीचे वाला रिश्ता है, आई मीन हार्ड है थोड़ा सा। तो यहाँ पे कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर होता है, इसके अंडर आता है बिजनेस लेवल मैनेजर, ठीक है। अब यहाँ पे बिजनेस लेवल मैनेजर के अंडर आता है फंक्शनल लेवल मैनेजर। अब फंक्शनल लेवल मैनेजर, अब ये क्या होता है, यहाँ पे एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट ए के लिए एक कोई टेम्पररी टास्क प्रोजेक्ट मैनेजर को हायर करा है। अब एफएलएम इसको भी रिपोर्ट करेगा और एफएलएम इसको भी रिपोर्ट करेगा, यानी कि यहाँ पे देखो एक ग्रिड लाइक स्ट्रक्चर बन गया है, यानी कि दो बॉसेस। इट फीचर्स अ ग्रिड लाइक स्ट्रक्चर ऑफ लेवल्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन विद टीम फॉर्म विद द पीपल फ्रॉम वेरियस डिपार्टमेंट दैट आर बिल्ड फॉर टेम्पररी टास्क बेस्ड प्रोजेक्ट, ठीक है। दिस रिलेशनशिप हेल्प मैनेज ह्यूज कॉन्ग्लोमरेट विथ ईज, यानी कि बहुत ज़्यादा बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जब आपकी हो जाती है ना, तो जेन्युइनली आपको ये यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए सर, सबसे पहला इट इज़ ग्रिड लाइक स्ट्रक्चर। सेकेंड कॉन्ग्लोमरेट जहाँ पे होते हैं यहाँ पे हेल्पफुल है। थर्ड सर स्टार्टअप में आपको यूज़ नहीं करना है, क्योंकि वहाँ पे आपका मेन जो फैक्टर है दैट इज स्पीड एंड एजिलिटी, तो वहाँ पे आपका प्रोसेस बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगा, है ना। एंड यहाँ पे कॉम्प्लेक्स फॉर स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, कॉम्प्लेक्स लिखना, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स लिखना, ऐसे मत लिखना डोंट यूज फॉर स्टार्टअप, कॉम्प्लेक्स फॉर स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्सट्रीमली यूजफुल फॉर लार्जर ऑर्गेनाइजेशन। सर 4 पॉइंट क्लियर है क्या? क्या है सर? ग्रिड लाइक स्ट्रक्चर है सबसे पहला। अरे यार नीचे आओ, हाँ ग्रिड लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, कॉन्ग्लोमरेट्स के लिए हेल्पफुल है। से थर्ड पॉइंट क्या है कि यहाँ पे मोर देन वन बिजनेस लेवल मैनेजर, यानी कि एक से ज़्यादा बिजनेस लेवल मैनेजर है, रिपोर्टिंग दोनों को करनी पड़ती है। एंड इट इज़ कॉम्प्लेक्स फॉर स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशन बट एक्सट्रीमली यूजफुल फॉर लार्जर ऑर्गेनाइजेशन। आई होप ये आपको क्लियर है, यानी कि अपना अभी क्या क्या कवर हो चुका है मैं यहाँ पे फटाफट दिखा देता हूँ। ऑब्जेक्टिव, ठीक है। और दोस्तों नेक्स्ट चीज़ जो आती है अब मेरी, यहाँ पे मैंने एसएम में अब तक क्या क्या कवर किया, कंसेप्ट ऑफ स्ट्रैटेजी मेरा कवर हो गया, ठीक है, मेरा टर्म मैनेजमेंट भी कवर हो गया, ठीक है, मेरा एसएम के फैंसी डेफिनेशन भी कवर हो गए। अब मैं मैनेजमेंट से गया था यहाँ पे स्ट्रैटेजिक लेवल इन एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, और यहाँ पे मेरा इसमें काफ़ी ज़्यादा स्पेसिफिक क्वेश्चंस कवर हो गए। एक तो मेरा एक फंक्शनल, यहाँ पे मैंने एक चीज़ नहीं ऐड की है, फंक्शनल लेवल मैनेजर में भी वो एक कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे मैंने रोल ऑफ सीईओ को कंप्लीट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे अच्छा मैंने पिक एंड ईट एरियाज बनाया ना, जहाँ पे वो स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछता है, बरोबर। रोल ऑफ सीईओ मैंने कवर कर लिया, मैंने नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप का भी कंसेप्ट कवर कर दिया। अब दोस्तों यहाँ पे मैं आगे बढ़ता हूँ, तो एसएम के मैंने आपको 2 ऑब्जेक्टिव बताए थे, एक है आपका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को क्रिएट करना और राइट मैनर में रिएक्ट करना। अगर दोस्तों मैं यहाँ पे चलो फटाफट इसको उडा देता हूँ, किती मिनिटाची झाली रे, मी तुला ना आज विचारत जाईल मध्ये मध्ये, कारण का मला थोडं टाइम खूप हे 40 ना, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या है, टू क्रिएट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज सो दैट कंपनी कैन आउट परफॉर्म द कॉम्पिटिटर इन ऑल रिस्पेक्ट, है ना, एंड गाइड द कंपनी सक्सेसफुली थ्रू ऑल द चेंजेस इन द एनवायरमेंट। दोस्तों अभी मैं इंटरलिंकिंग कैपेसिटी पे खेलने वाला हूँ। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को क्रिएट करना सो दैट आपके कॉम्पिटिटर्स को आउट परफॉर्म कर सके, ये चैप्टर नंबर 3 में अपन विस्तार से पढ़ेंगे। दोस्तों कॉम्पिटिटिव एडवांटेज की मैं अगर बात करता हूँ तो यहाँ पे वो आपको एक लीडिंग एज देता है। और राइट मैनर में रिएक्ट करना, सर आपको मैंने पहले ही बोला कि आपको बिजनेस एनवायरमेंट को मद्देनजर रखना पड़ता है जब आप स्ट्रैटेजीज को क्रिएट कर रहे हो, क्योंकि आपके एनवायरमेंट का आप पे ऊपर इंपैक्ट है पर आपका कंट्रोल उसके ऊपर नहीं है, अर्थात राइट मैनर में रिएक्ट करना। और दोस्तों इसी के साथ मुझे एक वर्ड आता है दैट इज रिएक्टिव, है ना। रिएक्टिव मतलब क्या, प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव स्ट्रैटेजी, है ना, यहाँ पे मैं इंटरलिंक करूंगा। और दोस्तों यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या बोल रहा है कि सब फर्म जहाँ पे 99% लोग जब स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट लगा ही रहे हैं तो सभी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्रिएट कर लेंगे। और दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द लिमिटेशन ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, यानी कि पॉइंट नंबर 4 कि इट इज डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट कॉम्पिटिटिव रिस्पॉन्सेस ऑफ द फर्म, है ना। यहाँ पे क्या है, 2 ऑब्जेक्टिव है, एक तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को क्रिएट करना और दूसरा राइट मैनर में रिएक्ट करना। ये आपको आइडियली इट कैन टेस्ट यू इन एमसीक्यू, स्पेसिफिक क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कोई पूछ सकता है, पूछा तो आप कंफर्टेबल पोजीशन में हो लिखने के लिए। अब दोस्तों यहाँ पे अगर मैं नीचे आता हूँ तो प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव स्ट्रैटेजी को भी कवर करता हूँ। मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया था, एक फालतू एग्जाम्पल थोड़ा सा दिया था, मतलब अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा एग्जाम्पल है। सर कंपनी का जो स्ट्रैटेजी होता है ना वो कॉफ़ी की तरह होता है, कॉफ़ी की तरह, यानी कि दोस्तों मिल्क प्लस शुगर प्लस कॉफ़ी पाउडर, आप जितना इसको
क्या बोलेंगे, जितना इसको मिक्स करेंगे उतना ज़्यादा टेस्ट एनहांस होता है। इसी तरीके से प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी प्लस रिएक्टिव स्ट्रैटेजी दोनों को क्लब करके जितना ज़्यादा आप यूज़ करेंगे ना, उतना ज़्यादा आपकी सस्टेनेबिलिटी बढ़ती है बिजनेस में और उतना ज़्यादा आप कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को क्रिएट करते हो। लेकिन आइए ना दोस्तों, प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव को समझ ही लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे मेरे पास है प्रोएक्टिव, यहाँ पे मेरे पास है रिएक्टिव। अब प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी में फटाफट इधर पढ़ूंगा और टेक्निकल। कंपनी स्ट्रैटेजी इज टिपिकली अ ब्लेंड ऑफ, यहाँ पे आपको कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकता है या एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी पूछ सकता है। इट इज अ ब्लेंड ऑफ प्रोएक्टिव एक्शंस ऑन द पार्ट ऑफ द मैनेजर टू इंप्रूव कंपनीज मार्केट पोजीशन और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। यानी कि क्या प्रोएक्टिव एक्शन है, यानी कि प्लान्ड एक्शन है, प्री प्लान्ड, सो दैट आपका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंप्रूव हो सके एंड आपकी मार्केट पोजीशन को आप एनहांस कर सको, ठीक है। एंड रिएक्शन टू अनएंटिसिपेटेड डेवलपमेंट एंड फ्रेश मार्केट कंडीशन, यानी कि दोस्तों रिएक्शंस टू क्या सर, अनएंटिसिपेटेड डेवलपमेंट एंड फ्रेश मार्केट कंडीशन, जिसका अंदाजा आपको नहीं है क्योंकि आप अंतर्यामी नहीं हो, आप सब कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो। एक ओके यही बोला है। कंपनी यूजेस बोथ प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव स्ट्रेटेजी टू कोप अप द अनसर्टन बिजनेस एनवायरनमेंट, यानी कि बेसिकली आप दोनों का ब्लेंड यूज करते हो, यानी कि आपकी स्ट्रेटेजी प्रोएक्टिव, पार्टली प्रोएक्टिव है ना, पार्टली प्रोएक्टिव एंड पार्टली रिएक्टिव होती है, बेसिकली बोलना ये है। और प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी इज अ प्लान स्ट्रैटेजी, यानी कि ये आपका प्लान स्ट्रैटेजी है एंड इट इज अ एडेप्टिव रिएक्शन। एडेप्टिव मतलब क्या, बिजनेस एनवायरनमेंट को देख के आप एडेप्ट कर लेते हो, एडेप्टिव रिएक्शन टू द अनसर्टन बिजनेस एनवायरनमेंट, ठीक है। दैट इज टू रिएक्ट इन द राइट मैनर एंड दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ क्या बोलते हैं, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। तो एक और कंसेप्ट मैंने उड़ा दिया है यहाँ पे, प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव एलिमेंट। ये भी अपना हो गया, फैंसी डेफिनेशन हो गया, मतलब अपना 5 पन्नों में से एक पन्ना ऑलमोस्ट खत्म होते हुए आया। अब दोस्तों मेरे पास क्या क्या बच रहा है, अब मेरे पास बच रहा है दोस्तों इंपॉर्टेंस बच रहा है, लिमिटेशन बच रहा है, ठीक है। अब दोस्तों मैं एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को कवर करने जा रहा हूँ, दैट इज स्ट्रैटेजिक इंटेंट। अगर मैं स्ट्रैटेजिक इंटेंट की बात करता हूँ, ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्यों करना चाहता हूं, ये मेरा होता है स्ट्रैटेजिक इंटेंट, व्हाई आई वांट टू डू द बिजनेस। स्ट्रैटेजिक इंटेंट में आता है दोस्तों विजन, मिशन, गोल्स, ठीक है। विजन आता है, मिशन आता है, गोल्स आता है और ऑब्जेक्टिव आता है। अब मैं इसको और ज्यादा स्पेसिफाई करूं तो दोस्तों मैं क्या करना चाहता हूं, ये मेरा विजन है तो क्या ये मेरा फ्यूचर हो गया, ठीक है, और ये मेरा सक्सेस हो गया। लेकिन मैं अब इसको कैसे कर रहा हूं, ये इसको होता है मिशन, यानी कि मैं प्रेजेंट में क्या कर रहा हूं, ठीक है। ये मेरा होता है की ऑफ सक्सेस, क्योंकि इसको मैं फॉलो करते रहूंगा तो मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा। और दोस्तों मिशन में मैं बनाता हूँ गोल्स, है ना, और जब मैं गोल्स को और ज़्यादा स्पेसिफाई करता हूँ ना, तो ये होता है मेरे ऑब्जेक्टिव्स। और ये सब जो भी चलता है ना, यानी कि मैं जो विजन बना रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मिशन बना रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव बना रहा हूँ, ये कैसे बना रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये मेरे वैल्यूज होते हैं, मेरे गाइडिंग प्रिंसिपल, जो एक टोन क्रिएट करते, जो एक टोन सेट करते फॉर डिसीजन मेकिंग। तो दोस्तों मैं धंधा क्यों करना चाहता हूं, फिर इसके बेसिस पे मेरा विजन बनता है, मैं क्या करना चाहता हूं, मैं कैसे करूंगा, मिशन शुड बी इन लाइन विद द विजन ऑफ द कंपनी, है ना। और दोस्तों मिशन को मैं तोड़ता हूं गोल्स में, गोल्स को और स्पेसिफाई कर देता हूं ऑब्जेक्टिव्स में। और दोस्तों वैल्यूज जो है इंटेंट से बहुत ज्यादा बड़ा कंसेप्ट होता है, यानी कि ये जो होता है ये मेरा वैल्यूज होता है और ये जो होता है ये बड़ा सर्कल, ये मेरा इंटेंट होता है। अब इंटेंट में वैल्यू आ गया, क्योंकि जैसे मेरे प्रिंसिपल से, फॉर एग्जांपल मेरा प्रिंसिपल है कि कभी गिव अप नहीं करने का, तो मैं भी मेरा धंधा उसी हिसाब से क्राफ्ट करूंगा, या कभी बेईमानी नहीं करनी तो मैं भी वाई मतलब क्यों करना है, तो उस हिसाब से ही मैं अपना बिजनेस में विजन क्राफ्ट करूंगा, मिशन क्राफ्ट करूंगा। तो ये इंटेंट में आते आपके विजन, मिशन, गोल्स और ऑब्जेक्टिव, ठीक है। आपको आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। अब दोस्तों मैं नेक्स्ट चीज़ पे आता हूँ, अभी फटाफट इसके एलिमेंट्स की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं वैल्यूज़ को कवर करूँगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आज मेरा स्पीड फास्ट होने वाला है, सॉरी। यहाँ पे मैं अगर वैल्यूज़ की बात करता हूँ तो ये आपको एक तो कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा, स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछेगा, है ना, या फिर ऐसे बोलेगा कि वैल्यूज़ को एक्सटर्नल और यानी कि वैल्यूज हैव एक्सटर्नल एंड इंटरनल इम्प्लीकेशन जस्टिफाई। तो दोस्तों सबसे पहला कंपनीज वैल्यू सेट द टोन फॉर हाउ द पीपल, हाँ देखो सबसे पहले वैल्यू क्या करता है, देखो वैल्यू क्या करता है सर, टोन सेट करता है कि डायलेमा की सिचुएशन में आपके ऑर्गेनाइजेशन के लोग कैसे बिहेव करते, कैसे रिएक्ट करते। सेकंड क्या कर रहा है सर, वैल्यू कर रहा है इट क्रिएट अ सेंस ऑफ, यानी कि हाँ, यानी कि क्या कर रहा है, एक सेंस कर रहा है, वो पर्पस क्रिएट कर रहा है बेसिकली कि आपके ऑर्गेनाइजेशन का जो भी निर्माण है वो कैसे
उसूलों पे हुआ है। यानी कि बेसिकली अगर मान लो मैंने स्ट्रैटेजिक लर्निंग विद वीके खोला है ना, मुझे ऐसे लगता है कि सीए में बच्चा बहुत मेहनत करता है, अगर वो सीए नहीं बन रहा है तो कुछ भी नहीं बनना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, कुछ तो बनना चाहिए डेफिनेटली। तो बेसिकली आपके पूरे ऑर्गेनाइजेशन को आपकी वैल्यूज ड्राइव करती है दोस्तों। उसके बाद में बात करता हूँ यहाँ पे एम्प्लॉय। हाँ, अब दोस्तों वैल्यू को होता है, अभी वैल्यूज जो है ना इसके इम्प्लीकेशन है। इम्प्लीकेशन मतलब क्या, इसके इफेक्ट है। इम्प्लीकेशन है एक तो इंटरनल और एक है एक्सटर्नल। दोस्तों आपसे वही एम्प्लॉय जुड़ेंगे जो आपसे आपके वैल्यूज को रेजोनेट करते हो, यानी कि एम्प्लॉय, देखो रेजोनेट ये हो गया मेरा टेक्निकल वर्ड, और दोस्तों फॉर्चुनेटली मतलब कोइंसिडेंसली कस्टमर भी उसी धंधे को चूज करते जो उनके वैल्यूज से कहीं ना कहीं मेल खाते। फॉर एग्जांपल टाटा को लोग क्यों चूज करते, क्योंकि कहीं ना कहीं वैल्यूज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। यही बोला है, फटाफट पढ़ के उड़ा देते हैं। कंपनीज वैल्यूज सेट द टोन फॉर हाउ द पीपल ऑफ थिंक एंड बिहेव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन थिंक एंड बिहेव, स्पेशली इन सिचुएशन ऑफ डायलेमा। इट क्रिएट अ सेंस ऑफ शेयर पर्पस टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन एंड फोकस ऑन लॉन्गेविटी ऑफ द कंपनीज सक्सेस। एम्प्लॉय उसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे जिसके वैल्यू उनसे रेजोनेट करते हो, यानी कि ताल्लुकात रखते हो। और दोस्तों इंटरेस्टिंगली मेजॉरिटी ऑफ कस्टमर उनसे ही लेंगे जो धंधा उनका वैल्यू सिस्टम और बिलीफ सिस्टम को रिफ्लेक्ट करता है। तो आई होप आपका वैल्यूज का पॉइंट कवर है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं वैल्यूज मेरा खत्म हो गया। अब दोस्तों मैंने विजन के बारे में बात कर लिया, विजन मेरा सक्सेस है। अब दोस्तों विजन के बारे में आपके पास एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है, एसेंशियल्स ऑफ अ स्ट्रेटेजिक विजन। एसेंशियल्स मतलब क्या दोस्तों, आप जब विजन बनाते हो ना तो ये तो चीज आप में होनी ही चाहिए, नेसेसिटी है ये, यानी कि क्या एसेंशियल। इसके ऊपर आपको स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछ लेगा या कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेगा, है ना। और अगर एसेंशियल्स ऑफ अ स्ट्रेटेजिक विजन पूछा तो विजन के बारे में यहां से ऊपर से 2 लाइन उठा और फिर एसेंशियल्स ऑफ अ विजन पे 4 लाइन ठोक, है ना। यहाँ पे सबसे पहले मैं एसेंशियल्स की बात करता हूं तो एंटरप्रेन्योर चैलेंज क्या है कि आपको बहुत क्रिएटिवली सोचना पड़ता है कि फॉर एग्जांपल कि मैं आगे क्या बनने वाला हूं, आपको प्रेडिक्ट करना पड़ता है, आपको बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है, इज टू थिंक क्रिएटिवली। सबसे पहले अगर मैं एसेंशियल्स ऑफ अ स्ट्रेटेजिक विजन की बात करता हूं, ठीक है। अब सर मेरे पास विजन है, ठीक है। अब विजन में मेरे पास चैप्टर नंबर 1 में जनरल लिखा है और एसेंशियल लिखा है। एसेंशियल्स पे मेरे पास एक स्पेसिफिक क्वेश्चन आ सकता है, और जनरल जो लिखा है ना चैप्टर नंबर 5 में, मुझे एसएमपी में विजन के अंडर लिखना पड़ता है कभी कभी, है ना। एसेंशियल्स में क्या है कि सबसे पहले मुझे बहुत क्रिएटिवली थिंक करना पड़ता है कि मैं आगे क्या बनना चाहता हूं, ठीक है। सेकंड क्या है सर, आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर है। सेकेंड पॉइंट है कि फॉर्मिंग एन स्ट्रेटेजिक विजन इज एन एक्सरसाइज इन इंटेलिजेंट एंटरप्रेन्योरशिप। वो एंथुसियाज्म क्रिएट करता है और वो डायरेक्शन को इल्यूमिनेट करता है। सेकेंड सर क्या बोल रहा है वो पॉइंट कि यहाँ पे इट इज एन एक्सरसाइज, यानी कि वो होशियार लोगों का काम है, एक्सरसाइज इन इंटेलिजेंट एंटरप्रेन्योरशिप। थर्ड क्या बोल रहा है, इट इल्यूमिनेट्स, ये आपका टेक्निकल वर्ड है, यही आना चाहिए, ये नहीं बोलना चाहिए। इट शोज द डायरेक्शन, विकेट है। It illuminates the direction in which the organization is headed, and दोस्तों a well articulated vision create enthusiasm, यानी कि वो जोश भर देता है ना। कॉन्सेप्चुअली भी डन है। क्या पॉइंट से, थिंक क्रिएटिवली अबाउट हाउ टू प्रिपेयर ऑर्गेनाइजेशन टू फेस द फ्यूचर। सेकंड एक्सरसाइज इन इंटेलिजेंट एंटरप्रेन्योरशिप। थर्ड क्या, इल्यूमिनेट्स द डायरेक्शन इन विच द ऑर्गेनाइजेशन इज हेडेड। और फोर्थ इट क्रिएट एंथुसियाज्म अमंग द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि लाल वर्ड पढ़ा पूरा सेंटेंस क्लिक होना चाहिए, इसको बोलते हैं रिकॉल नोट्स, है ना। अब विजन में दोस्तों फटाफट जनरल वाला पॉइंट कवर कर देता हूं। स्ट्रेटेजिक विजन डेलिनेट्स मैनेजमेंट एस्पिरेशंस, वो मैनेजमेंट के एस्पिरेशन को दर्शाता है और वो आपको पैनोरामिक व्यू देता है। पैनोरामिक व्यू देता है कि आप कहाँ जा रहे हो। अ क्लियरली आर्टिकुलेटेड स्ट्रेटेजिक विजन कम्युनिकेट्स मैनेजमेंट एस्पिरेशन, यानी कि जितना ज़्यादा आपका मिशन स्टेटमेंट क्लियर है वो आपके शेयर होल्डर को, क्रेडिटर्स को, सबको, स्टेक होल्डर्स को पता चलता है कि आइडियली मैनेजमेंट का इंटेंशन क्या है। जब मैं बोलता हूं कि मुझे जीतू भैया बनना है तो समझ जाता है कि ये बंदा बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करना चाहता है ग्राउंड लेवल पे बच्चों के साथ। विजन इंप्लाइज द ब्लूप्रिंट ऑफ द कंपनीज फ्यूचर पोजीशन, मतलब आइडियली आपको आज से ही दिख जाता है कि मैं क्या क्या करने वाला हूं, आपको एक पिक्टोराइजेशन हो जाता है। ब्लूप्रिंट या आर्किटेक्चर का एक वर्ड है जो उठाया गया है। इट डिस्क्राइब वेयर द ऑर्गेनाइजेशंस वांट टू लैंड, कि वो कहाँ जाना चाहती है। और दोस्तों यहाँ पे डिस्क्राइब्स द ऑर्गेनाइजेशन एस्पिरेशन, यानी कि अरे भाई हम क्या परस्यू करना चाहते हैं, और वो एक ग्लिम्स यानी कि एक ओवरव्यू प्रोवाइड करता है कि ऑर्गेनाइजेशन फ्यूचर में क्या बनना चाह रही है। समझा, पॉइंट क्लियर है क्या। डेलिनेट्स मैनेजमेंट एस्पिरेशन, अ वेल आर्टिकुलेटेड विजन डेलिनेट्स
मैनेजमेंट एस्पिरेशन, है ना। उसके बाद हेल्प्स टू स्टीयर एनर्जी इन अ कॉमन डायरेक्शन, मतलब जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज से अब मुझे बनना है जीतू भैया, तो मैं अब करंटली उस लेवल में ही काम करूंगा कि मैं बच्चों का डाउट एंटरटेन कर रहा हूँ, उनको पर्सनल प्रॉब्लम में हेल्प कर रहा हूँ, तो आइडियली मेरे एनर्जी भी वैसे ही चैनलाइज होने वाली। पर चैनलाइज मत लिखना यहाँ पे, इट हेल्प्स टू स्टीयर द एनर्जीज। ऐसे में वही दिक्कत है, आईसीआई का ही वर्ड चाहिए, स्टीयर द एनर्जीज, ठीक है। थर्ड है, इट इंप्लाइज द ब्लूप्रिंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन डिजायर्ड इमेज, है ना। इट डिस्क्राइब वेयर द ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू लैंड एंड इट डिस्क्राइब्स द ऑर्गेनाइजेशन एस्पिरेशंस एंड प्रोवाइड अ ग्लिम्स ऑफ व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन वुड लाइक टू बिकम इन द फ्यूचर, है ना। यहाँ पे एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी दिया था कि गूगल का विजन स्टेटमेंट क्या है कि टू प्रोवाइड एक्सेस टू द वर्ल्ड्स इंफॉर्मेशन इन वन क्लिक, यानी कि दुनिया को एक क्लिक में सारी इंफॉर्मेशन दे दे, ये गूगल का विजन है। एसेंशियल्स अपन ने पढ़ लिया, यानी कि अपने विजन में दोनों पॉइंट जो है कवर हो गए। आई होप यू आर इन अ डिसेंट पोजीशन टू राइट अबाउट विजन, ठीक है। अब दोस्तों मैं आगे बढ़ता हूँ मिशन के बारे में, है ना। अब वापस मैं मेरे चार्ट पे आता हूँ, तो ये मेरा की ऑफ सक्सेस है और मैं अब क्या कर रहा हूँ, मैं एक्चुअल में पढ़ा रहा हूँ। तो प्रेजेंट में मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे मिशन के बारे में अगर मैं वापस नीचे आ जाता हूँ, है ना, स्क्रिबल रिविजन, यार ये से कुछ चाहे तो मैं इसका भी PDF आपको दे देगा, वैसा कुछ नहीं, पर स्क्रिबल रिविजन है वो फ्लो यानी कि मैं फ्लो में सब लिख रहा हूँ ना। कितनी मिनटं झाले, 52, ठीक है। अब मैं मिशन के बारे में बात करता हूँ, ठीक है। एग्जाम ओरिएंटेड जाते हैं। अब मिशन में मेरे पास 3 चीज़ें, एक तो जनरल, दूसरा वाई मिशन की मिशन क्यों चाहिए, और सेकेंड ऐसे कौन से पॉइंट्स है जो आपको मिशन स्टेटमेंट के वक्त क्राफ्ट करने पड़ते हैं, यानी कि दिमाग में रखने पड़ते हैं। इस पे स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछ लेगा, इस पे स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछ लेगा। अब यहाँ पे जनरल पढ़ लेते। जनरल आपको लिखना है चैप्टर नंबर 5 में, है ना। और यहाँ पे अगर एसेंशियल्स, यानी कि एसेंशियल्स नहीं, वाई मिशन और पॉइंट्स के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया तो आपने 1-2 लाइन मैक्सिमम से उठाना चाहिए। तो देखो, मिशन इज एन आंसर टू द बेसिक क्वेश्चन कि मैं कौन से बिजनेसेस में हूं और मैं क्या कर रहा हूं। सबसे पहले मिशन डेलिनिएट्स द फर्म्स बिजनेस, इट्स गोल्स एंड वे टू रीच द गोल्स, है ना। तो एक टेक्निकल वर्ड आ गया आपका, व्हाट बिजनेस आर वी इन एंड व्हाट वी डू, एंड सेकंड delineates the firm's business, delineates, बस इतना ध्यान में रखो। इट एक्सप्लेन द रीजन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ द फर्म इन द सोसाइटी, कि आप क्यों जीवित हो, रीजन फॉर द एग्जिस्टेंस, ये हो गया आपका टेक्निकल वर्ड। उसके बाद डिजाइन टू हेल्प पोटेंशियल शेयर होल्डर एंड इन्वेस्टर अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ द फर्म। देखो रेड वर्ड पढ़ा, पूरा सेंटेंस आया। डेलिनिएट्स, क्या डेलिनिएट की फर्म का बिजनेस क्या है, वो अपने गोल्स तक कैसे पहुंचेगी। रीजन फॉर एग्जिस्टेंस, हाँ कि वो सोसाइटी में एग्जिस्ट क्यों कर रही। अंडरस्टैंड द पर्पस, डिजाइन टू हेल्प पोटेंशियल शेयर होल्डर टू अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ द बिजनेस। आइडियली आपने रेड वर्ड को पढ़ा, आपको पूरा सेंटेंस प्रोसेस हो जाना चाहिए। डिफाइंस द प्रेजेंट कैपेबिलिटी, एक्टिविटी, कस्टमर, मार्केट, फोकस, है ना। एंड अ कंपनी मिशन स्टेटमेंट इज टिपिकली फोकस्ड ऑन प्रेजेंट बिजनेस स्कोप, यानी कि हु आर वी एंड व्हाट वी डू, कि हम क्या है और हम क्या क्या करते हैं। मिशन स्टेटमेंट शुड रिफ्लेक्ट द फिलोसॉफी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन दैट इज परसीव्ड बाय द सीनियर मैनेजर, एंड अ गुड मिशन स्टेटमेंट शुड बी प्रेसाइज, क्लियर, फिजिबल, डिस्टिंक्टिव एंड मोटिवेटिंग, यानी कि वो छोटा होना चाहिए, वो प्रॉपर होना चाहिए, वो फिजिबल होना चाहिए, वो सबसे अलग होना चाहिए और वो मोटिवेटिंग भी होना चाहिए। आई होप ये 6-7 पॉइंट क्लियर है। क्या है सर कि हम कौन से बिजनेसेस में हम क्या करते हैं, डेलिनिएट्स क्या करता है वो, कि फर्म का बिजनेस क्या है, वो अपने गोल्स तक कैसे पहुंचेगी, रीजन फॉर एग्जिस्टेंस की वो क्यों जीवित है इस सोसाइटी में, डिजाइन टू हेल्प अंडरस्टैंड द स्टेक होल्डर टू अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ द फर्म, है ना। उसके बाद डिफाइन द प्रेजेंट कैपेबिलिटी, कस्टमर, टेक्नोलॉजी, फोकस, R&D। कंपनीज मिशन स्टेटमेंट इज टिपिकली फोकस्ड ऑन द प्रेजेंट बिजनेस कैपेबिलिटी। मिशन स्टेटमेंट क्या होना चाहिए सर, वो आपके सीनियर मैनेजर का फिलोसॉफी को रिफ्लेक्ट करना चाहिए। एंड अ गुड मिशन स्टेटमेंट शुड बी प्रेसाइज, क्लियर, फिजिबल, डिस्टिंक्टिव एंड मोटिवेटिंग। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर है। गूगल का मिशन स्टेटमेंट क्या है सर, टू ऑर्गेनाइज द वर्ल्ड्स इंफॉर्मेशन एंड मेक इट यूनिवर्सली एक्सेसिबल एंड यूजफुल। क्या मुझे इसके मिशन स्टेटमेंट को रीड करके पर्पस समझ में आ रहा है क्या? यस। अब दोस्तों यहाँ पे एक स्पेसिफिक क्वेश्चन है, यहाँ पे जनरल में हो गया मेरा, ठीक है। अब यहाँ पे एक पॉइंट है कि ऐसे कौन से चीज़ें हैं कि आप दिमाग में रखेंगे जब आप मिशन स्टेटमेंट को बना रहे हो। यहाँ पे आपको एक तो क्वेश्चन, स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछेगा या कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा, और आपको मिशन पे 2 लाइन लिखनी ऊपर से, और फिर आपको ये सारे पॉइंट्स लिखने हैं। सबसे पहला पॉइंट सर, वन ऑफ द रोल ऑफ अ मिशन स्टेटमेंट इज टू गिव द ऑर्गेनाइजेशन इट्स ओन स्पेशल आइडेंटिटी, यानी कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन को एक आइडेंटिटी देता है मिशन स्टेटमेंट, है ना। तो यहाँ पे क्या है कि वन ऑफ द रोल क्या है, ये आपका आना चाहिए कि वन ऑफ द रोल इज टू गिव ऑर्गेनाइजेशन ओन स्पेशल आइडेंटिटी। तो सबसे पहले मेरा पॉइंट आया है स्पेशल आइडेंटिटी, ठीक है। अब मेरा दूसरा पॉइंट आता है मिट्रो। यार थोड़ा लैग हो रहा है क्या?
अब दूसरा पॉइंट आ रहा है, अ कंपनीज बिजनेस इज डिफाइंड बाय व्हाट नीड्स इट इज ट्राई टू सेटिस्फाई, विच कस्टमर ग्रुप इट इज टारगेटिंग, द टेक्नोलॉजी एंड कॉम्पिटेंसीज इज यूजेस, यानी कि वो बेसिकली विच कस्टमर ग्रुप्स, बेसिकली आपको क्वेश्चन पूछना है विच कस्टमर ग्रुप्स, है ना, एक्टिविटीज़, ठीक है, ये आपके मिशन स्टेटमेंट में दर्शाना चाहिए अपने, ठीक है। थर्ड पॉइंट है, गुड मिशन स्टेटमेंट आर यूनिक, यानी कि यहाँ पे मेरा वर्ड आ गया यूनिक, यूनिक टू द ऑर्गेनाइजेशन। एंड फोर्थ पॉइंट क्या आ गया मेरा दोस्तों, यहाँ पे फोर्थ पॉइंट मेरा आ गया, द मिशन सर्व एज अ जस्टिफिकेशन फॉर द फर्म वेरी प्रेजेंस एंड एक्सिस्टेंस, इट लेजिटिमाइजेस द फर्म्स प्रेजेंस, ठीक है। तो जस्टिफिकेशन आ गया मेरा एक, ठीक है, एंड लेजिटिमाइजेस, ठीक है। तो दोस्तों मिशन लिखते वक्त आपको क्या क्या चीज़ें दिमाग में होना चाहिए, सबसे पहले मेरा मिशन ऐसा हो जो ऑर्गेनाइजेशन को एक स्पेशल आइडेंटिटी देता हो। सेकंड, ऐसा होना चाहिए कि मेरा मिशन स्टेटमेंट में दर्शाना चाहिए, रिफ्लेक्ट होना चाहिए कि मैं कौन से कस्टमर ग्रुप को टारगेट कर रहा हूँ, मेरे प्रेजेंट कैपेबिलिटी क्या है, प्रेजेंट एक्टिविटीज़ क्या है, टेक्नोलॉजी मार्केट फोकस क्या है। थर्ड, वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूनिक होना चाहिए। और दोस्तों इट शुड सर्व एज अ जस्टिफिकेशन फॉर द फर्म्स वेरी प्रेजेंस, यानी कि फर्म क्यों जीवित है उसका जस्टिफिकेशन मिशन स्टेटमेंट से दिखना चाहिए। एंड इट लेजिटिमाइजेस, यानी कि क्या, वो बेसिकली लेजिटिमाइज करता है फर्म्स के वेरी प्रेजेंस को। आई होप कि आपको ये क्लियर है। आपका एक स्पेसिफिक क्वेश्चन मैंने उड़ा दिया है। नेक्स्ट सर, अभी आपके पास मिशन क्यों होना चाहिए, ठीक है, टू एंश्योर यूनानिमिटी ऑफ द पर्पस, कि भाई मेरा पर्पस है ना उसको एंश्योर कर, टू एंश्योर यूनानिमिटी ऑफ द पर्पस। अगर मान लो पर्पस क्लियर है तो वो एक बेसिस क्रिएट करेगा, स्टैंडर्ड क्रिएट करेगा कि अब मैं उसके लिए रिसोर्सेज कहाँ से लाऊं, ये हो गया मेरा सेकेंड पॉइंट। अब यहाँ पे वो मुझे मोटिवेट करेगा, क्यों, क्योंकि भाई अगर मान लो मेरा मिशन क्या है कि अब मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूं, तो उसी हिसाब से स्टूडियो में मेरे फैकल्टीज आके फोटो शूट नहीं करेंगे, वो बच्चों को पढ़ाएंगे। तो यहाँ पे तीन चीजें क्लियर हो गई। अगर मेरा पर्पस क्लियर है तो मेरा ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज भी क्लियर हो जाएंगे, वो एक मेरे को बेसिस डेवलप कर देगा, स्टैंडर्ड सेट कर देगा। और थर्ड क्या है कि मुझे मोटिवेट करेगा। फिर उसके बाद एक जनरल टोन एस्टेब्लिश कर देगा कि भाई अब मेरा फोकस बहुत क्लियर है कि बच्चों को पढ़ाना है, उनको हेल्प करना है, मेरे सारे फैकल्टीज भी ऐसे ही सोचेंगे। फिर यहाँ पे क्या बोल रहा है, टू फैसिलिटेट द ट्रांसलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड गोल्स इनटू वर्क स्ट्रक्चर, यानी कि आइडियली आप मिशन से गोल्स बनाते हो और गोल से ऑब्जेक्टिव बनाते हो, पूरा वर्क स्ट्रक्चर क्रिएट कर देते हो। एंड टू स्पेसिफाई ऑर्गेनाइजेशनल पर्पजेस एंड ट्रांसलेशन ऑफ दिस पर्पजेस इनटू गोल्स, यानी कि बेसिकली आप क्या करते हो, मिशन को गोल्स में तोड़ते हो और गोल्स को ऐसे तोड़ते हो कि आपका कॉस्ट और टाइम इफेक्टिवली यूज हो जाए। क्या क्या सर पॉइंट्स है कि आप पर्पस देखो, टू एंश्योर यूनानिमिटी ऑफ पर्पस, मैं देखो हिंदी में एक्सप्लेन कर दूं हो जाएगा, लेकिन टेक्निकल वर्ड नहीं छोड़ना चाहता। एंश्योर यूनानिमिटी ऑफ पर्पस, डेवलप बेसिस और स्टैंडर्ड फॉर एलोकेटिंग रिसोर्सेस, रेड वर्ड पढ़ रहा हूं, बेसिस फॉर मोटिवेटिंग द यूज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेस, जनरल टोन और ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट वो एक सेट कर देता है, ठीक है। फोकल पॉइंट वो एज अ फोकल पॉइंट सर्व कर देता है, बेसिकली जो ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्शन और पर्पस को समझ सकते हैं। उसके बाद क्या करता है, ऑब्जेक्टिव और गोल्स को यानी कि ऑब्जेक्टिव बनाता है, गोल्स बनाता है और एक पूरा वर्क स्ट्रक्चर बनाता है कि काम कैसे चलेगा, है ना। एंड दोस्तों स्पेसिफाई ऑर्गेनाइजेशनल पर्पस, वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के पर्पस को स्पेसिफाई करता है और वो पर्पस को आप में गोल्स में तोड़ते हो और गोल्स को ऑब्जेक्टिव में तोड़ते हो। यही बोला है, व्हाई एन ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव अ मिशन। आई थिंक मुझे लगता है आप कंफर्टेबल हो, एक स्पेसिफिक क्वेश्चन आ गया तो, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे मैं अगर बढ़ता हूँ आगे तो मैंने स्ट्रैटेजिक इंटेंट में विजन कवर किया है, विजन में जनरल कवर किया है और एसेंशियल्स कवर किया है। एसेंशियल्स में एक स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछ लेगा। उसके बाद दोस्तों मिशन में मैंने जनरल कवर किया है, ठीक है, वाई मिशन कवर किया है और पॉइंट्स कौन से दिमाग में रखने मिशन लिखते वक्त, ये दोनों में एक स्पेसिफिक क्वेश्चन है, स्पेसिफिक क्वेश्चन है। एसेंशियल्स में आपके पास 4 पॉइंट है, वाई मिशन में आपके पास 6 से लेकर 7 पॉइंट है और स्पेसिफिक ऐसे कौन से पॉइंट्स दिमाग में रखने, ऐसे इसमें यहाँ पे 5 पॉइंट है। अब दोस्तों यहाँ पे विजन मिशन हो गया मेरा, गोल्स ऑब्जेक्टिव और दोस्तों मैंने वैल्यूज क्रिएट कर दिया था। वैल्यूज मैंने कवर कर दिया था कि वो एक टोन सेट करता है एंड इंटरनल एक्सटर्नल इम्प्लीकेशन है। अब मेरे पास गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव बचता है और मेरे पास इंपॉर्टन्स और लिमिटेशन बचता है। किती मिनिटाची झाली रेकॉर्डिंग, म्हणजे मला टाइम एस्टिमेट करावं लागणार आहे। हाँ 1 तास झाली का दोस्तों। यहाँ पे अभी अपने को फटाफट बढ़ना पड़ेगा, मैं अभी आपको थोड़ा स्पीड और मेरा तेज करूँगा। अभी यहाँ पे मैं गोल्स और ऑब्जेक्टिव की बात करता हूँ। सर आप क्या करते हो, सर मेरे मिशन को गोल्स में डिफाइन करते हो और गोल्स को जब आप और ज़्यादा स्पेसिफाई करते हो तो वो आपका बन जाता है ऑब्जेक्टिव। तो ये होता है मेरा ओपन एंडेड एट्रीब्यूट, ये मेरा होता है क्लोज एंडेड एट्रीब्यूट ऑब्जेक्टिव। क्यों, क्योंकि क्लोज एंडेड एट्रीब्यूट क्यों, क्योंकि अब इसके आगे कुछ है ही नहीं, है ना। लेकिन यहाँ पे दोस्तों मैं अगर बात करता हूँ
तो यहाँ पे देखो, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ट्रांसलेट देयर विजन एंड मिशन इनटू गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। गोल्स क्या होता है, वो ब्रॉडर होते, ओपन एंडेड होते, जो आपके फ्यूचर स्टेट को डिजायर करते, और आपके ऑर्गेनाइजेशन को लॉन्ग रन में क्या अचीव करना है ये दिखता है। फॉर एग्जांपल मैं 9 महीने बाद 2 सब्जेक्ट पढ़ाने लग जाऊंगा, ये मैंने सिर्फ इतना ही बोला। ओपन एंडेड है, मुझे नहीं पता कि मैं कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाने वाला हूं, तो स्पेसिफाई नहीं करा है, ओपन एंडेड है। लेकिन जब मैं बोलता हूं कि मैं 9 महीने बाद FRDT एग्जाम ओरिएंटेड फास्ट ट्रैक दोनों मोड में पढ़ाने वाला हूं, तो मैंने पूरा उसको स्पेसिफाई कर दिया है। ऑब्जेक्टिव क्या है सर, वो स्पेसिफिक है, मेजरेबल है, टाइम बाउंड टारगेट है, जो आपके गोल से आ रहे, ठीक है। पहला क्लियर होगा आपको, ट्रांसलेट गोल्स इनटू एक्शनेबल शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म रिजल्ट, ठीक है। अब मैं मेरे गोल्स को 2 हिस्सों में तोड़ूंगा, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म, और उस हिसाब से उसको स्पेसिफाई करूंगा, अचीव करूंगा। यानी कि ऑब्जेक्टिव अचीव हो गए तो मेरा गोल भी अचीव हो जाएगा, गोल अचीव हो गया तो मैं मेरे मिशन को एम्फोसाइज कर रहा हूं, और मिशन एम्फोसाइज कर रहा हूं तो मैं विजन तक पहुंच ही जाऊंगा। रिप्रेजेंट द ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस टारगेट की मेरे को भाई अब क्या क्या अचीव करना है। फॉर एग्जाम्पल यार्ड स्टिक टू ट्रैक ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्रेस, है ना। Provide direction and meaning to organizational efforts, act as a benchmark for evaluating success, ensure sustainability through continuous pursuit, and strategic objectives strengthen competitive position and business vitality। अभी दोस्तों यहाँ पे एक स्पेसिफिक क्वेश्चन है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्टिव। देखो कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा होना चाहिए, मैंने जैसे एक एग्जांपल दिया था कि जोमेटो फूड डिलीवरी सेल्स शुड इंक्रीज 25% बाय एंड ऑफ क्वार्टर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या मैंने टाइम को जस्टिफाई करा, तो टाइम मेजरेबल हो गया, ठीक है, टाइम फ्रेम में। अब क्या मैं इसको मेजर कर सकता हूँ क्या, 1.5 महीने बाद मैं देखूंगा अरे 10% सेल बढ़ी, अच्छा ओके, तो मेजर कर दिया। अब मैं बोलूँगा नहीं यार प्लान थोड़ा बढ़ाओ क्योंकि अपन 25% तक नहीं पहुँच पाएंगे, तो क्या मैंने कुछ कंट्रोल लगाए। अब क्या ये कॉन्क्रीट है क्या, यानी कि 25% ही बढ़ाना है क्या, मैंने ऐसे बोला है कि 22-25%, ना, मैंने स्पेसिफिक बोला है कि 25%, तो कॉन्क्रीट भी किया और स्पेसिफिक भी किया है। अब यहाँ पे मुझे स्टैंडर्ड दे रहा है, अरे भाई आज मैं 0 पे हूँ, मुझे 25% सेल्स बढ़ाना है, तो मुझे परफॉर्मेंस अप्रेजल के लिए स्टैंडर्ड को सेट करके दे रहा है। फैसिलिटेटिव होना चाहिए मेरे मिशन और पर्पजेस के लिए। अगर मुझे एटर्नल लिमिटेड को नंबर 1 कंपनी बनाना है, सबसे ज़्यादा सेल्स करने वाली कंपनी बनाना है, तो मेरा यहाँ पे देखो ऑब्जेक्टिव भी सेल्स बढ़ाना ही हो गया, है ना। तो इट शुड बी फैसिलिटेटिव टुवर्ड अचीवमेंट ऑफ मिशन एंड पर्पस, एंड इट शुड डिफाइन द ऑर्गेनाइजेशंस रिलेशनशिप विद द एनवायरमेंट। यानी कि आप क्या कर रहे हो, बेसिकली आप सेल्स को बढ़ा रहे हो, अर्थात आप इंडिया में नंबर 1 कंपनी बनने जा रहे हो, यानी कि आप सोसाइटी एज अ होल में बहुत बड़ा कंपनी बनने जा रहे हो। आप डिफाइन कर रहे हो कि आपका रिश्ता क्या है ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ, है ना। चैलेंजिंग होना चाहिए भाई, ऐसा होना चाहिए कि जैसे मैंने कल एक एग्जाम्पल दिया था, मान लो आज आप 2 घंटे की पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, करंटली फिलहाल आपका इतना कैपेसिटी, अब 10 घंटे तक जाने का प्रयास करो, है ना। इट शुड बी चैलेंजिंग, इट शुड को रिलेट विथ ईच अदर, यानी कि फॉर एग्जांपल जोमेटो फूड डिलीवरी का सेल्स हो गया 25%, ब्लिंकिट का सेल्स हो गया 30%, ये टारगेट्स हो गए, ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव्स हो गए। तो आइडियली ये भी सेल है, ये भी सेल का ऑब्जेक्टिव है, तो को रिलेट होना चाहिए, यानी कि एक साथ जाना चाहिए, गोज हैंड इन हैंड, एंड इट शुड बी सेट, यानी कि बेसिकली आपके ऑर्गेनाइजेशन के जितने रिसोर्सेस है, जितनी चादरें उतने ही पैर फैलाने चाहिए, यानी कि जितना भी आपका ऑर्गेनाइजेशन का रिसोर्स है उसके कंस्ट्रेंट में आपको सेट करना चाहिए, और आपको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, फॉर एग्जांपल अगर मान लो कल जाके मोदी जी ने बोल दिया कि अब ऑनलाइन फूड डिलीवरी को बैन किया जाएगा, और दीपेंद्र गोयल सेट कर रहा है कि जोमेटो फूड डिलीवरी का ऑब्जेक्टिव मुझे 25% सेल बढ़ता होना चाहिए, तो आप गलती कर रहे हो, क्योंकि आपका एनवायरनमेंट आपको सपोर्ट ही नहीं कर रहा, क्योंकि आपके एनवायरनमेंट का कंस्टेंट ही कुछ अलग है। और दोस्तों सेकंड लिखा है कि आपकी जो भी ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेस है, मैंने पढ़ाई का एग्जांपल दिया था, अगर आप आज 2 घंटे पढ़ रहे हो, आप 10 घंटे का प्लान बना रहे हो, तो ये तो एक्सेप्टेबल है। पर अगर आप 21 घंटे का प्लान बना रहे हो, तो घंटा 21 घंटे होगा, क्योंकि भाई तेरे को 5-6 लेके 6 घंटा तो सोना भी पड़ेगा ना, तो 24 में से 6 घंटे हटा तो 18 का कर, 18 भी किया तो बेर एक्सेप्टेबल है ना। तो कंस्टेंट में सेट कर, औकात के हिसाब से सेट कर। तो दोस्तों अपना पूरा खत्म हो गया मुझे लगता है चैप्टर। लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव बेसिकली आप 7 एरियाज में सिलेक्ट करते हो। सबसे पहले मैंने आपको इसको ऐसे बोला है, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव जो है ना, आप 7 एरियाज में, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव आप 7 एरियाज में सिलेक्ट करते हो। सबसे पहले खुद के लिए आप क्या करोगे, ऑर्गेनाइजेशन खुद के लिए प्रॉफिटेबिलिटी सेट करेगा, है ना। सेकंड प्रोडक्टिविटी में वो सेट करेगा, और आजकल सब जगह AI आ रहा है तो टेक्नोलॉजी को लीड करना चाहेगा। अब एम्प्लॉय इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनसे ही आपका बिजनेस चल रहा है, तो एम्प्लॉय के साथ रिलेशंस
मेंटेन करना और एम्प्लॉय को डेवलप करना, है ना, क्योंकि अगर एम्प्लॉय डेवलप हुए, एम्प्लॉय के साथ अच्छा रिश्ता है, तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल अच्छा हो जाएगा। और दोस्तों सोसाइटी एज अ होल के लिए क्या है, यानी कि सोसाइटी में आपको एक तो कंपटीशन को ध्यान में रखना पड़ेगा, एंड सेकेंड आपको अब क्या था यार, हाँ, पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि आपको CSR पे भी काम करना पड़ेगा। क्या है सर, प्रॉफिटेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी, टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप, ठीक है, एम्प्लॉय डेवलपमेंट, एम्प्लॉय रिलेशनशिप, पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉम्पिटिटिव पोजीशन, आपको MCQ अच्छा पूछ सकता है ये। आई होप कि थिंग इज़ वेरी क्लियर। अब मेरे पास लिमिटेशन से इंपॉर्टेंस से, लिमिटेशंस को मैं फटाफट उड़ा देता हूँ। यहाँ पे लिमिटेशंस में मैंने 2 पॉइंट पहले ही कवर किए, यहाँ पे मैंने लिंक करके दिया था आई थिंक कोई तो भी पॉइंट से। देखो सर, सबसे पहला पॉइंट आपका ये है कि देखो अब लिमिटेशंस के बारे में अगर वो क्वेश्चन आ रहा है तो आपको हेडिंग लिखने, हेडिंग के पॉइंट मैच हो गए सारे तो 2 ही मार्क्स मिलेंगे, अनलेस एंड अनटिल आप उसके वो पर्टिकुलर सब हेडिंग यानी कि हेडिंग के अंडर का कंटेंट नहीं लिख रहे हो। तो मान लो पहले हेडिंग्स पे फोकस करते हैं, सर क्या है, एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, टर्बुलेंट है ना, फिर उसके बाद बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में, यानी कि फॉर एग्जांपल आपको बहुत ज्यादा प्रोसेस करना पड़ेगा, आपको स्ट्रेटेजिक प्लानर को हायर करना पड़ेगा। अगर स्ट्रेटेजिक प्लानर को हायर कर रहे हो तो ये इसमें बहुत ज्यादा पैसा जाएगा, तो कॉस्टली है एंड इट इज डिफिकल्ट। अरे भाई अभी सभी SM लगा रहे, तो आप अंदाजा नहीं लगा सकते हो कि रिएक्शन कैसे आएगा। अब दोस्तों यहाँ पे मैंने 4 हेडर पॉइंट्स ले लिए, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने पहले ही बोला था ये लिमिटेशन से डिसएडवांटेज नहीं है, अगर तू अच्छे से इसको कर सकता है तो ये तेरे को फायदा देगा, पर उसमें एक लिमिट है। तो यहाँ पे पहला पॉइंट क्या था कि एनवायरमेंट इज हाईली कॉम्प्लेक्स एंड टर्बुलेंट। अब देखो आप जैसे सोच रहे हो ना, नॉट नेसेसरीली वैसा ही होगा। कल जाके CA कोर्स ही बंद हो गया तो मेरा जीतू भैया बनने का सवाल ही नहीं उठता है। तो आप जो भी एस्टिमेट लगा रहे हो ना, दैट awfully go wrong and jeopardize all the strategic plan। पहला आना चाहिए आपका हेडिंग एनवायरमेंट इज हाईली कॉम्प्लेक्स एंड टर्बुलेंट, और उसके अंडर ये वर्ड आपको ध्यान में रखना है, jeopardize all the strategic plan। सेकेंड, SM इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, मतलब उसमें बहुत ज्यादा आपको टाइम लगता है एंड इट में impede your day to day operations, है ना, impede that daily operation, ये आपका आना चाहिए टेक्निकल वर्ड, ठीक है। थर्ड सर, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एक बहुत ज्यादा कॉस्टली प्रोसेस है, यानी कि एक्सपर्ट स्ट्रेटेजिक प्लानर को आपको हायर करना पड़ता है एंड दे आर वेरी कॉस्टली रिसोर्सेज स्पेशली फॉर द स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन। और दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट जो है चौथा पप्पा है मेरा, इट इज डिफिकल्ट टू क्लियरली एस्टिमेट द कॉम्पिटिटिव रिस्पॉन्सेज टू अ फॉर्म स्ट्रेटेजी, यानी कि सब SM ही ठोक रहे, तो आप अंदाजा नहीं लगा सकते हो कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन कौन सी स्ट्रेटेजी ला ले। तो आई होप दिस थिंग इज वेरी वेरी क्लियर, ठीक है। उसके बाद दोस्तों इंपॉर्टेंस ऑफ SM की मैं बात करता हूँ, तो यहाँ पे वो डायरेक्शन आपको देता है, वो आपके गोल्स एंड मिशन को डिफाइन करता है, वो आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्रिएट करवाता है, इट सर्व एज अ कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म, जो भी आप गलतियाँ करने वाले हो वो आपको प्रोएक्टिव बनाता है रैदर देन बीइंग ऑलवेज रिएक्टिव, वो आपको एक बेटर गाइडेंस प्रोवाइड करता है, आपकी कोर कॉम्पिटेंसी को डिफाइन करता है, यू नो आप ऐसे ऑब्जेक्टिव सेट करते हो जो आपके विजन से ताल्लुकात रखते हो, विच आर इन लाइन विद द विजन ऑफ द कंपनी। तो आई होप आपको चैप्टर नंबर 1 क्लियर है। कितनी मिनटाची झाली? अच्छा 1-9 मिनटाची झाली का? ठीक है ठीक है। तो देखो इंपॉर्टेंस को मैंने थोड़ा सा फास्ट ट्रैक किया था। देखो क्या करता है सर, वो आपको डायरेक्शन देता है आप आगे कैसे बढ़ेंगे। सेकंड, वो आपके गोल्स एंड मिशन को डिफाइन करता है, वो मैनेजमेंट को हेल्प करता है आप रियलिस्टिक ऑब्जेक्टिव बनाओ जो आपके लाइन में जा रहे, जो आपके विजन के लाइन में जा रहे, बेसिकली विच आर इन लाइन विद द विजन ऑफ द कंपनी। वो आपके ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प कर रहा है, आप प्रोएक्टिव बने रादर देन बीइंग रिएक्टिव। आप एनालाइज कर पाते हो, एक्शंस ले पाते हो इंस्टेड ऑफ बीइंग मेरे स्पेक्टेकर, यानी कि आप सिर्फ मुझे वहां तक पहुंचना है भाई, एक्शन ले उस पे, यानी कि वो आपको SM उसमें पुश कर देता है। वो आपको फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है कि आप डिसीजन मेकिंग कैसे करोगे। बेसिकली आपको एक क्रूशल पॉइंट पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट गाइडेंस देते हैं कि आपको अभी आगे कैसे बढ़ना चाहिए। वो पाथ फाइंडर है सर अलग अलग बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ को। कल जाके मुझे CA में जीतू भैया बनना है, अब मैं आगे बढ़ा, अब मुझे दिखा कि भाई CMA के बच्चों को भी ज़रूरत है, तो वो कल मुझे मदद करेगा बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ फाइंड करने में। उसके बाद वो मेरे गलतियों को पिटफॉल्स के अगेंस्ट कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म की तरह सर्व करता है, और वो मुझे मदद करता है ताकि मैं बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्रिएट कर सकूँ। और बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आप जब क्रिएट करते हो ना, तो आपका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एक दिन कोर कॉम्पिटेंसी बन जाता है। चैप्टर नंबर 3 का कंसेप्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट भी कवर हो गया। देखो
डेड वर्ड पढ़ा, पूरा सेंटेंस छपा। डायरेक्शन, हाँ डायरेक्शन देता है कंपनी को। डिफाइन क्या करता है, गोल्स एंड मिशन को डिफाइन करता है। इन लाइन विद द विजन ऑफ द कंपनी, ऐसे रियलिस्टिक ऑब्जेक्टिव में बनाता हूँ। प्रोएक्टिव इंस्टेड ऑफ बिंग रिएक्टिव, वो मुझे उसमें मदद करता है प्रोएक्टिव होने में। एनालाइज एंड टेक एक्शन इंस्टेड ऑफ बिंग मेरे स्पेक्टेकर्स। फ्रेमवर्क फॉर ऑल द मेजर डिसीजंस, रिकॉल होना चाहिए। गाइडेंस ऑन अ क्रूशियल पॉइंट, ठीक है। पाथफाइंडर टू वेरियस बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म, किसके अगेंस्ट, मिस्टेक्स एंड पिटफॉल्स के अगेंस्ट, है ना। भाई तू ऑडियो प्रॉपर है ना रे, मेरा बीच में ना वॉइस स्लो हो जा रहा है। कोर कॉम्पिटेंसी एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्रिएट करने में मदद करता है। तो दोस्तों इसी के साथ अपना चैप्टर नंबर 1 समाप्त होता है। मैंने सब कुछ इसमें कवर कराने का ट्राई करा है। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ऑफ एसएम, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को क्रिएट करना, राइट मैनर में रिएक्ट करना, इंपॉर्टेंस पता है अभी आपको 7 पॉइंट, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, कोर कॉम्पिटेंसी, क्रूशल पॉइंट, कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म, लिमिटेशंस में क्या 4 बड़े हेडिंग, एनवायरमेंट इज हाईली कॉम्प्लेक्स एंड टर्बुलेंट, टाइम कंज्यूमिंग है, कॉस्टली है, कॉम्पिटिटिव रिस्पॉन्सेस को आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो। एसेंशियल्स में क्या है सर, 4 पॉइंट्स है आप, है ना। उसके बाद मिशन कैसे लिखते हैं, मिशन क्यों होना चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्टिव क्या है, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव ऑफ 7 एरियाज में बनाते हो बेसिकली, प्रॉफिटेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी, टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप, एम्प्लॉय डेवलपमेंट, एम्प्लॉय रिलेशनशिप, कॉम्पिटिटिव रिस्पॉन्सेस, कॉम्पिटिटिव पोजीशन एंड पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। रोल ऑफ सीईओ क्या है सर, कौन से धंधे में होना चाहिए, रिसोर्सेज कहाँ से आने चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल के लिए स्ट्रैटेजी को बनाओ, लीडरशिप प्रोवाइड करो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। डिसऑर्गेनाइज रिसोर्सेज कौन से सर मेरे, मैन पावर, मटेरियल, मनी, टेक्नोलॉजी। आई होप द थिंग इज पर्टिकुलरली क्लियर। मैं चैप्टर नंबर 1 को ऑफिशियली सारे एस्पेक्ट्स में आज एग्जिट करवाता हूं। मिलते हैं आपसे जल्द अगले वीडियो में। आई होप आपको पसंद आ रहा है। मुझे करेक्टिव फीडबैक देना कि मैं क्या करूं भाई, क्योंकि मैं अकेला ही हूं इस चीज पे, मुझे कोई करेक्टिव फीडबैक नहीं मिल रहा है भाई। बस बंद करूं, थक लो। तेरे को समझा है क्या थोड़ा?